कि सर प्रक्रियात्मक मौलिकता आएगी, तो किस प्रकार की मौलिकता आएगी उसमें? तो डिजिटल गवर्नेंस का है ना, ई पोर्टल जो श्रम पोर्टल की बात की, उसको और मजबूती मिलेगी, निरीक्षण कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, गीग वर्कर्स प्लेटफॉर्म वर्कर्स को मजबूती मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? तो श्रम बाजार और नवीन घटनाओं क्या होगा, वृद्धि होगा। तो उसके साथ क्या होगा, तो उसके साथ हम उसके साथ क्या कर पाएंगे कि एफटीए जो हम लेकर आ रहे हैं इसमें, कि एफटीए जो एक नियमित वेतन रखना है, तो उसमें वो नया कॉन्सेप्ट लेकर आएगा। उसमें हम न्यूनतम वेतन की बात कर रहे हैं, तो न्यूनतम वेतन किसी रूप से वृद्धि होगी। तो असंगठित क्षेत्र में अभी भी कम है संगठित क्षेत्रों के अनुपात में, क्योंकि संगठित क्षेत्र में मिनिमम 18,000 है, और यहाँ पर 8 से 12 से 14 घंटे के लिए क्या कर रहे हैं, आपको दिया जा रहा है 10 से 8 से 10,000 रुपया, 12,000 रुपया। तो वो अनुपातिक रूप से इसमें वृद्धि होगी, इनके वेतनों में वृद्धि होने का मतलब क्या है, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। प्रति व्यक्ति आय वृद्धि हो तो दोनों क्षेत्र, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में क्या बढ़ेगा, खाद और उपभोग उपभोग जो उपभोग डिमांड है वो बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, उसके लिए इसकी आपूर्ति करने के लिए उद्योगों को लगाया जाएगा, उससे रोजगार क्रिएट होगा, रोजगार के बाद निवेश बढ़ेगा। तो हमारा इकोसिस्टम इकोनॉमी जो हमारा सर्कुलेट हो जाएगी। जो आप लोग को डीएनए में बताता ना, ये चक्र याद आ रहा है डीएनए वाले बच्चे, इकोनॉमी का सर्किल स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ रोटेशन वेज पर चीजें आरंभ हो जाएगी। अब है कि इसके अतिरिक्त अतिरिक्त पैसा आता है तो क्या करेगा, लोग निवेश करेगा, बचत करेगा, बचत करे निवेश करे तो कहाँ करेगा, पूंजी में निवेश करेगा। पूंजी में किस प्रकार, जमीन घर या इस प्रकार के को घर बनाएगा। तो कोर उद्योग में जो हमारा सीमेंट है, उस सब के छड़ है, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस्पात वाला डिमांड बढ़ जाएगा, सीमेंट वाला बढ़ जाएगा, कोर सेक्टर का। तो कोर सेक्टर बढ़ने का मतलब है देश का अर्थव्यवस्था बढ़ना, है ना। याद कीजिए आप लोग, कभी कुछ साल पहले हमारे देश विश्व में आर्थिक मंदी आई थी, पर हमारे देश में उतना ही मकान बनाया गया था। या कोरोना का समय भी देखिएगा, अनुपातिक रूप से हमारे यहाँ मकान ज्यादा बने, क्योंकि लोग उसको क्या कर, खाली समय बैठे हुए थे तो क्या कर रहे थे, पूंजी था उनके पास, तो घर में छप्पर जो खपड़ा का मकान था उसको पक्का का मकान बनाने शुरू कर दिए। तो हमारा इकोनॉमी उतना डैमेज नहीं हुआ जितना और भी देशों का डैमेज हुआ था। तो कोर सेक्टर हमारा क्या था, रेगुलेट हुआ था, कम ही मात्रा में था पर था। तो ये सब चीजें याद रखना। अब इसके बाद बचत करे कहाँ करेगा, एफडी में, सोना में, डाक पत्रों में वो करेगा, जिससे भी हमारे देश में इकोनॉमी बढ़ेगी, मुद्रा का संचलन होगा। ये सब बातें बोल के निकल जाना है। उसके बाद क्या होगा सर, त्वरित विवाद निपटारण तंत्र होगा, जिसमें आरएफ की बात होती है, एनयू का बात होता है। तो ये क्या करेगा, ट्रेड यूनियंस को मजबूत करेगा। यूनियन के मजबूत होने से क्या होगा, संगठित होगी, उसकी सदस्यता बढ़ेगी, सदस्य संख्या बढ़ेगा, लार्ज होगा। लार्ज होगा तो दबाव समूह के तौर पर जो काम करा तो और भी बृहत होगा, मजबूत होगा। तो इससे राजनीतिक पार्टियों के साथ जिनका संगठन होता है ट्रेड यूनियंस का, वो मजबूत होगा। तो यहाँ पर वोट बैंक के संदर्भ में मत प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, लोकतंत्र को नए अवसर क्रिएट होंगे, जिसमें नियोक्ता और सेवा की आपूर्ति का कॉन्सेप्ट जो और भी वृद्धि हो जाएगा। तो राज्य की राजनीतिक सहभागिता इसके साथ बढ़ जाएगी। राज्य में अस्थायी जो कार्यपालिका उसकी भूमिका बढ़ जाएगी, और वो क्या करेंगे, अधिकतम प्रयोग कर पाएंगे हर चीजों का। उसके साथ नीतिगत तो वैचारिक मौलिकता में क्या हुआ सर, इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्सेप्ट आया। तो क्या हुआ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में होगा तो आसान पहुंच हो पाएगी बिजनेस को खोलने के लिए, कंपनी खोलने के लिए, क्योंकि यार ई फाइलिंग कॉन्सेप्ट लाया गया, वन फाइलिंग कॉन्सेप्ट को लाया गया, वन विंडो कॉन्सेप्ट को लाया गया। एक चार्ट आप लोगों को एनालिसिस करवा रहे थे डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में, देखिए वो चार्ट हम दे के दिए हैं कि कितना कम होगा, पहले कितना था, अभी वर्तमान में कितना। याद आ रहा है प्रतिमा जी, आप देखे होंगे तो याद आ रहा है ये चार्ट। जी सर। हाँ, तो उस चार्ट को याद रखना है, तुलना करके बता देना है। जब तक तुलनात्मक अध्ययन नहीं कीजिए चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई। चलिए समझ गए। अब कुल मिलाकर बात क्या करना है, कुल मिलाकर बोलेगा वन लाइन में हमको समझाइए, 2 लाइन में समझाना है। तो क्या बोलना है, कानूनों में व्यापक एकीकरण हुआ है, प्रशासन में डिजिटलकरण हुआ है, गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर को पहली कानूनी पहचान मिली है। पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर गीग वर्कर्स प्लस, जो हमारा गीग वर्कर्स है, प्लस प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या होता है, वर्कर्स बार बार हम बोल रहे हैं, कोई जान रहे हैं, कोई बताएंगे। प्लेटफॉर्म सर ऐसा मंच जहाँ पे सबको सर्विस दिया जाता है। हाँ वेरी गुड, प्लेटफॉर्म जो सर्विस। तो ये सब क्या होंगे, ये सब को पहली बार कानूनी मान्यता दी गई है, पहली बार कानूनी मान्यता। ठीक है ना। हाँ, और भी सुधार होंगे पर दिया तो गया कम से कम ने, ये ध्यान में रखना है। फिर एफ टी ए फिक्स जो हमारा है, जो एफ टी ई, जो फिक्स टर्म में एम्प्लॉयमेंट के सार्वभौमिक कॉन्सेप्ट को लाया गया, पूरे राज्य के साथ एक एक राय बनाकर क्या किया जाएगा, न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा असंगठित क्षेत्रों में। ये पहली बार हो रहा है।
ये सब बता सकते हैं। फिर जेंडर जो जेंडर लेबर की बात हो रही है, उनको बेहतर प्रबंधन की बात करें, उनके लिए सुरक्षा मुहैया कराया जा रहा है, उद्योग स्वयं संतुलन बढ़ रहा है, ये सब बातें बोल के निकल जाना है, ठीक है ना। अगर शॉर्ट फॉर्म में पूछा तो इससे क्या लाभ मिला, तो यही सब बता के जो बातें निकल जाना है। अगर कुछ विशेष फोकस करना चलवा हम क्या था आपसे सुनना चाहता वो, तो क्या करिएगा, वर्गीकरण करिएगा, जैसे प्रक्रियागत वर्गीकरण कर दीजिएगा सर। इसके बाद आपको तो ये इसके बाद नीतिगत वैचारिक मौलिकता में कर दीजिएगा और चीज़ों को बदल दीजिएगा, उसी में एक्सप्लेन कर दिएगा सारी चीज़ें। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत किन्हीं को समझने में? चलिए नहीं सर। दूसरा क्वेश्चन क्या था, कोई बताएंगे? दूसरा क्वेश्चन था प्रेसिडेंशियल। अब ये तो एकदम पूरा स्टार करके जाइए यहाँ से, तो इस बार प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। प्रेसिडेंशियल है ना, रेफरेंस बोलिए इसके संदर्भ में। ये तो बहुत अच्छी पॉलिटी का, बिहार का स्टूडेंट इसको खूब बोलता है। तो भले बताइए, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से संबंधित हालिया घटनाक्रम क्या है, क्यों यह विवाद का कारण बना हुआ, जहां सभी संवैधानिक संस्थाएं अपने दायित्व के प्रति जवाबदेह है या जवाबदेह है। कारण क्या है, क्या कारण है ये बताना है, ये आपको समझाना हमको है। फिर उसके बाद दूसरा में है कि संवैधानिक संस्थाओं को क्या बोला गया, अपेक्षा ऐसा किया गया है कि आपको उत्तरदायित्व निभा कर रखना है, जो भी दायित्व दिया गया उसके लिए जवाबदेह बनना है। तो फिर भी विवाद क्यों हो रहा है, बता सकते हैं कोई? सर ये हम्म, अभी हाल ही में प्रेसिडेंट मुर्मू सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 143 यूज करके माननीय प्रेसिडेंसी मान सबसे पहले माननीय जोड़िए, ठीक है ना, इंटरव्यू माननीय में जाएंगे। हाँ माननीय चलिए। मुर्मू हम्म, जी सर वो हम्म, प्रेसिडेंशियल डिफरेंस आर्टिकल 143 को यूज करके हम्म, सुप्रीम कोर्ट हम्म, से ये राय लेना चाह रही थी कि हम्म, जो बिल पे एसेंट देने का जो टाइम लाइन है किसी गवर्नर हम्म, या प्रेसिडेंट के लिए, उसको हम्म, लिमिट करने का अधिकार जुडिशरी के पास है कि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास। हम्म, और ये सर स्टार्ट हुआ कहीं ना कहीं तमिलनाडु में जो हम्म, गवर्नर केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाधित किया था समय सीमा को, उसके बाद है। हम्म, हम्म। विवाद का कारण, वेरी गुड। संवैधानिक संस्थाएं जवाबदेह रहना है, तो फिर भी विवाद क्यों हो रहा है? मान लेता सुप्रीम कोर्ट की बात को, क्या दिक्कत था, गलत थोड़ी ही बोल रहा था। सर अब कुछ मंथ पास। पहले आई थी, तो उस समय हाँ टू बोलते। मंथ्स का टारगेट दिया हुआ था, मतलब कि उसके एक समय सीमा तीन के अंदर आपको जवाब तीन दे ही माह देना है, लेकिन हाँ अच्छा 3 माह सॉरी के अंदर। 3 माह के लिए सर। हाँ। हाँ। और हम्म, अभी सर क्या है ये सर, उसको वो ऐसा हटा दिया गया है। और इसके साथ एक टर्म लगाया गया है कि अगर मतलब गवर्नर की अकाउंटेबिलिटी होगी, अ, अगर बिल को लंबे समय तक अगर नहीं देते हैं, तो ये सर किसी पर्टिकुलर केस के लिए है। जैसे हम्म, जुडिशियल रिव्यू होगा लेकिन लिमिटेड, हमेशा नहीं। अब पहले जो 3 मंथ्स फिक्स था उसको वो कर दिया गया है, कैंसिल। अच्छा और लोग बताएं। सर ये जो आर्टिकल जो सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 142 के तहत जो भी बोला था कि अपने जो भी उसके जो टाइमलाइन बॉन्ड किया था हम्म, गवर्नर और ये हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर, तो ये पिछले हम्म, 2-3 महीने में देखा गया कि एक 3 महीने में और 1 महीने में बहुत सारे बिल ऐसे हैं कि जो जिस पे गवर्नर या प्रेसिडेंट एक्शन नहीं दिए उसको भी कानून मान लिया गया और इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। इसलिए इसके हाँ, अपने जो वर्डिक्ट पे अगेंस्ट फिर जाके सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी जो 143 के आर्टिकल के थ्रू क्वेश्चन भी किया गया था और ये बहुत देखा भी गया कि ये फिर स्टेट गवर्नमेंट इसका मिसयूज भी कर रहे हैं कि बिना एसेंट के गवर्नर और प्रेसिडेंट के वो लॉ बन जा रहा है वो। इसको देखते हुए बोला बोला गया बिना कहा जा रहा गवर्नमेंट है। और प्रेसिडेंट का लॉ बन जा रहा है, किस राज्य में ऐसा हो रहा है? नहीं, ये अभी अभी देखा गया है सर कि मतलब पिछले 1 महीने में अगर वो गवर्नमेंट एसेंट नहीं दे रहे हैं तो वो ऐसा हाँ, माना जाता है कि वो एसेंट मान लिया गया है। तो यही कैसे मान लिया प्रावधान तो ये प्रावधान क्या है? मान लीजिए राज्यपाल नहीं दिया किसी बिल पर अनुमति, तो क्या ऐसा प्रावधान है कि वो बिल अधिनियम बन जाएगा? नहीं सर, सुप्रीम नहीं। कोर्ट अभी ये कहा है सर इस पे कि अगर हाँ, अनिश्चितकाल तक रोक के रखेगा सर राज्यपाल, तो उस पे हाँ, न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी सर। उसको आप नहीं ये रोके रख सकते हैं अनिश्चितकाल तक, ये बोला है अब सुप्रीम कोर्ट।
तो ये तो पहले की बात है ना। नहीं सर, ये जो 5 बेंच का जो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला है अ, उसके बाद किया गया है सर ना। हाँ, यही तो हम जानना चाह रहे हैं, आप लोग बताइए चीजों को लेकर। क्या इसको मान लिया एक संवैधानिक टाइम बेंच लिमिट बोल रहा में है? सर बाउंडेशन खत्म किया था, उसके बाद दूसरा कहा गया था कि इसमें अगर रोक के रखता है अनिश्चित काल तक सर, तो उसमें न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। मनमानी मतलब हाँ नहीं कर सकता है राज्यपाल, ऐसा कहा गया है सर। हाँ, तो यही सब चीजें समझ में आ रही है। तो यहाँ पर बात यह ये है ना, तुम कैसे करोगे समीक्षा? समीक्षा अगर तुम करना शुरू कर दिए तो मतलब ठीक बेसिस है, ऑफ तुम सर सब वो बिल क्या है उसके अकॉर्डिंग ही होगा ना सर, क्या कार्रवाई हो सकती है, तो क्या बिल है, ये बिल में समीक्षा कर डिपेंड सकता है क्या? मतलब जब तक कोई कानून नहीं बनेगा तो फिर उसको समीक्षा कैसे करें? नहीं, जैसे ये बोल रहा है ना कि कोई इनके एक संदर्भ में जो बातें निकल के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इस चीज को स्पष्ट किया है। फिर भी मेरा ये प्रश्न है, आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ देगा कि मान लीजिए हम आर्टिकल 200 का 201 का प्रयोग दोनों कर रहे हैं लोग, ठीक है ना? जी सर। तो ये जी सर। समीक्षा का बेस क्या रखेगा, आधार क्या रखेगा? कोई तो एक सर जो ग्राउंड होगा ना पीआईएल जिसके आधार पर। जो पीआईएल का दिया गया है संविधान में सर, उसी के अकॉर्डिंग दायर करेंगे सर। अच्छा, आधार इस पर दायर करेंगे, यही आधार रहेगा। चीजें समझिए यहाँ पर कि भाई फिर तुम पर कौन नियंत्रण करेगा फिर? अगर तुम सब चीजों का मान लीजिए, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति का, राज्यपाल का भी तुम समीक्षा करने लगे और राष्ट्रपति का भी समीक्षा करने लगे, तो फिर तो तुम सर्वा तुम हो गए ना। तो हमारा संविधान क्या बोलता है? सर्वोच्च क्या है? संविधान है, संविधान सर्वोच्च है जी सर। सर। ठीक है ना? तुम अगर दो व्यक्ति अभी तक बचा हुआ था तुम्हारी समीक्षा से इस मैटर को लेकर कि तुम्हारा जो विवेकाधीन शक्तियों का वो क्या करेगा, समीक्षा नहीं कर सकता। यही तो पहले का नियम कानून था ना। जी सर, उसी को चेंज तो किया गया है इसमें। हाँ, तो इसका मतलब ये अब निकल के आ रहा है, तुम विवेकाधीन शक्तियों का समीक्षा करोगे, तो तुम जब एक विवेकाधीन शक्तियों का समीक्षा कर सकते हो तो सबका करना शुरू कर दोगे। तो सर्वोच्चता की स्थिति आ जाएगी तुम में ना, जो हमारे भारतीय विधि कानून का ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये ब्रिटिश, ये अमेरिकी न्याय व्यवस्था का कॉन्सेप्ट है, अमेरिकी व्यवस्था का, है ना? आप लोग को याद है, पॉलिटी क्लास में एक बताए थे कि मॉडल कैसे काम करता है, न्यायिक व्यवस्था मॉडल कैसे काम करता है। 3 तरीके का मॉडल, एक है ब्रिटिश मॉडल, ब्रिटिश मॉडल है, और एक अमेरिकी मॉडल है, और एक क्या है, भारतीय मॉडल है भारतीय ना? मॉडल। जी सर। भारतीय मॉडल, ब्रिटिश मॉडल क्या करता है न्याय व्यवस्था को लेकर? जो विधि है, विधि बना है, उसी के अनुसार हम निर्णय देंगे। अगर लिख दिया इस सजा के लिए पैर काटना, तो हम पैर ही काटेंगे, हाथ नहीं काट सकते, ठीक है ना? कहने का मतलब, अगर किसी सजा, किसी अपराध के लिए मौत की सजा लिखी हुई है, तो मौत की ही सजा मिलेगी। वो विधि के अनुसार अपना न्याय करेगा, ठीक है? इसमें क्या कहता है कि जो लिख दिया गया उसी के अनुसार। अब मान लो संशोधन होके फिर से नया आता है, वो अलग मैटर है, ठीक ना? उस पर न्याय जब करते वक्त ब्रिटिश मॉडल यही बोलता है, जो लिखा हुआ है, जो धारणा, क्योंकि वहाँ अलिखित संविधान है ना, पर वहाँ पर जो धारणा विकसित हो रखी है, जो विधि कानून बना कर रखा, रूल ऑफ लॉ जो है, उसी के अनुसार हम देंगे। जो भी अधिनियम बना होगा इसके लिए, अधिनियम जो भी बना होगा उस सजा के, किसी अपराध के लिए जो भी कानून बना होगा, तो उसके अनुसार ही हम देंगे, उससे बाहर जाके काम नहीं कर पाए। अमेरिका क्या बोलता है, हम देखेंगे कि प्रक्रिया क्या है, सबसे उचित प्रक्रिया क्या है। इस आधार पर मान लीजिए, कभी कभी सुनते हो 300 साल, 300 वर्षों का सजा दे दिया गया अमेरिका में किसी सजा के लिए, याद है? कभी 600 वर्षों का, 150 वर्षों का सजा सुनते, कोई व्यक्ति 300 वर्ष तक जिंदा रह सकता है? बहुत नहीं से सर, ऐसे न्यूज आजीवन में। कारावास हो गया सर उसका। नहीं, आजीवन कारावास नहीं है ये संदर्भ। तो बेसिक चीजें समझिए कि हाँ, 300 व्यक्ति तक कोई रह सकता है जिंदा, फिर भी वो मेंशन रहता है उसके वर्डिक्ट में कि 300 वर्षों तक, 600 वर्षों तक इसको सजा दी जाएगी, आजीवन कारावास। क्यों? क्योंकि वो ऐसी घटना अपराध रहता है जिसमें उचित प्रक्रिया, ऐसा लगता है कि अगर ये व्यक्ति 600 वर्षों तक जिंदा रहेगा तो भी उसके लिए उसको गिल्ट नहीं होगा, न्यायालय या न्यायिक व्यवस्था को, तुम जेल में रहो। ऐसे अपराध की प्रकृति होती, बहुत सा जघन्य अपराध ऐसा होता है, तो उसके लिए ऐसे प्रावधान किए जाते हैं। उचित प्रक्रिया, कानून तो है उसके पास लिखा हुआ, कानून बना हुआ है, संविधान बना हुआ है, अधिनियम बना हुआ, सब कुछ है, पर सिचुएशन देखकर, अच्छा समय परिस्थिति देखकर, परिस्थिति देखकर क्या करता है, निर्णय लेता है। कौन लेता है? ये जज पर बैठा हुआ जो व्यक्ति। तो इसका मतलब है, यह जो कानून व्यवस्था जो बना के रखा है संसद, उससे सर्वोच्च स्थिति इसकी है ना।
तो इसलिए देखते होंगे अमेरिका में सर्वोच्चता का कॉन्सेप्ट लेकर चलता है, पर भारत में क्या है, ब्रिटिश प्लस अमेरिकी मॉडल दोनों है। तो ब्रिटिश मॉडल में हम विधि का भी बात करते हैं प्लस इस तरीके की सर्वोच्च स्थिति की बात करते हैं, सर्वोच्चता वाली स्थिति। जैसे न्यायिक सक्रियता वाले मामले में, न्यायिक सक्रियता वाले मामले में हम क्या करते हैं, यही करते हैं ना, स्थिति परिस्थिति देख के हम निर्णय लेते हैं आउट ऑफ वे जाके। जैसे एनजीटी का मामला, अभी हाल ही में 2000 करोड़ का क्या किया, लगाया गया आरोप, 6000 करोड़ का क्या किया गया, नगर निगम, बंगाल नगर निगम, ये सब पर लगाए गए। जो उस विभाग के बजटीय आवंटन नहीं उतना है, क्यों लगाया गया, क्योंकि उनको यह मैसेज दिया जा सके, अगर तुम्हारे पास इतना बजट होता तो तुमसे पैसा ले लेते हम, एक सिंबॉलिक तौर पर। तो क्या होगा, राज्य सरकार दबाव में आएगा, बार बार उस पर लगाना। दिल्ली में लगा 6000 करोड़ का लगाया गया था पिछले साल, एनजीटी ने लगाया, नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल ने लगाया था उन पर जुर्माना। तो क्या दे देते हैं पैसा, नहीं, ये कोई रेफरेंस के तौर पर दिया जाता है कि आप समझ लो कि आपका अपराध क्या है, तो आप आगे नहीं करो ऐसा। मान लीजिए बार बार ऐसा लगाएगा, मान लीजिए 6000 फिर लगा दिया, तो जो भी राज्य की सरकारें होंगे अपने विभाग को बोलेगा ना, नगर निगम वाले विभाग को बोलेगा, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो बदमाशी, हमको बार बार एनजीटी से नोटिस आ रहा 6000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, मेरे पास पैसा ही नहीं, हम कहाँ से देंगे, तुम काम करो सही से। तो फटकार लेगा उसको प्रशासन के, तो वो काम करना शुरू कर देगा। तो ये क्या है, न्यायिक सर्वोच्चता वाला स्थिति। जब आपका विधि कानून व्यवस्था है ही नहीं, फिर भी आप दे रहे हो, तो एक सिंबॉलिक तरीके से समझाने के लिए तुम सुधर जाओ अभी से। तो ये स्थिति न्यायिक सक्रियता में भी देखने को मिलता है। विधि कुछ लिखा हुआ, पर स्थिति परिस्थिति देखकर न्यायिक सक्रियता वाले में निर्णय लिए जाते हैं। जैसे मैंने वीडियो में बताया है कि जो आप लोग जाके देखिएगा वीडियो की, जो मामले 2 जजों ने दिया है ना, उनका मूल मकसद यही था ना कि राज्यपाल अपने कार्य को नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, जो भी उनकी समय परिस्थिति है। पर इसके साथ साथ ये मैं ये कह रहा हूँ, राज्य का भी दायित्व है, राज्य का भी दायित्व अपना है ना। अब मान लीजिए किसी मामले को 4-5 साल फंसाए हुए, 3 साल फंसाए हुए हैं किसी विधेयक को, तो मान लीजिए सरकार ही चेंज हो जाएगा ना, सरकार चेंज होगा कि नहीं होगा 5 साल के बाद। अब मान लीजिए वो सरकार नहीं आती है, तो जनता किस लिए चुन के भेजी गई, सरकार को क्यों भेजी है, कि मेरे लिए तुम काम करो, उसका तो मूल ध्यान यही है ना। इसलिए वो न्यायिक सक्रियता करना चाहा था 2 जजों ने, कि तुम है ना ऐसी व्यवस्था को कायम करो कि लोकतंत्र भी बच जाए, लोकतंत्र की धारणा भी बच जाए, राज्य का भी काम हो जाए, तुम्हारा भी संवैधानिक स्थितियां बनी रही। तो यहाँ पे एक टर्म व शब्द यूज कर दिया जिसके सारा इतना कारण विवाद है, कि उसने समय सीमा बांध दिया, समय सीमा बांध दिया। तो राष्ट्रपति को भी मामला समझ में आ गया कि नहीं, मामला बहुत गंभीर है, तो उन्होंने इसका जिक्र किए बिना 14 सवाल पूछ देते हैं, जहां पर कुछ बहुत बेसिक प्रश्न पूछा गया था, जहां पर पसीना उतर गया सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने में, जबकि 14 में से 11 का ही सवाल का जवाब दिया जा सका। ये 13 सब का चीजें सर, ध्यान रख, 13 का नहीं 11 का दिया गया ना, 13 दिया गया। 13 सर, उसमें हेडलाइन लिखा हुआ था न्यूज़पेपर में 13। कौन सा है पेपर में? राष्ट्रपति के पूछे गए 14 में से 13 सवालों का संविधान पीठ ने दिया जवाब। वो एक आर्टिकल है, कौन? मुझे पता नहीं किसका। तो शायद मुझे तो याद है 11। अच्छा देख लीजिए जो भी है, ओके ओके। हो सकता है मैं 11 है 13 जो भी है देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सवालों का जवाब देते हुए क्या हुआ, सत्ता का अभ्यास आपको ध्यान रखना है। ये मामला है कि अगर मान लीजिए विवेकाधीन शक्तियों में न्यायिक सक्रियता बढ़ जाएगा ना, राज्यपाल और राष्ट्रपति के मामले में, तो क्या होगा कि सत्ता का अभ्यास किसके हाथ में जाएगा। तो संवैधानिक रूप से अब आवाज अगर ये मामला मान लिया जाएगा इधर से, तो क्या होगा, सर्वोच्चता वाली स्थिति आ जाएगी। तो फिर संविधान का स्टेटस सिंबल कहाँ जाएगा, क्योंकि 2 ही व्यक्ति बचे हुए थे विवेकाधीन शक्तियों में, स्ट्रीम लेवल पर जब वो काम करेगा, कुछ तो ऐसा व्यवस्था रहना चाहिए उनके हाथ में ना। अब मान लो यही दोनों बदमाश हो जाए, न्यायिक व्यवस्था में लोग बैठे हुए बदमाश हो जाए, जैसे पाकिस्तान में नहीं देखते हैं कि वहाँ का सेना ही सर्वसर्वा हो जाता है, क्योंकि लूप होल है, इसी वजह से हो जाता है ना। अब हम लूप होल दे देंगे, लोग क्या करेगा कल से ही लोग, अब सारा ग्रुप लोग मिल के अगर ऐसा कुछ कर देता है इन फ्यूचर में 10-20 साल में, पर हालांकि हमारे यहाँ राजनीतिक और संवैधानिक संस्था इतनी मजबूत है, ऐसी स्थिति नहीं दिखती है, फिर भी मान लीजिए कभी ऐसा क्वेश्चन की माननीय जज आपको पहुंच गए, तो क्या करिएगा। तो किसके पास वो शक्ति संतुलन के लिए होनी चाहिए, तो आपको राष्ट्रपति पास होना चाहिए ना।
अब आर्टिकल 2 को आप वहाँ भी ले जाना शुरू कर दीजिएगा, तो कैसे प्रयोग करिएगा? इसका प्रयोग आप केवल सामाजिक उत्थान के लिए करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। जितना प्रयोग करना है करिए, राष्ट्रपति नहीं आएँगे। ये मामला, इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत आप लोगों को है। और इसके थोड़ा-सा बताना है जब क्रक्स। अब पूछे क्यों इतना विवाद हो रहा है? अरे मान लेता राष्ट्रपति, तो भाई आप आदेश नहीं दे सकते विवेकाधीन शक्तियों में, आग्रह कर दो। क्या राज्य को आदेश देते हो आप? नीति निर्देशक में देने की शक्ति है आपको? नहीं सर। नहीं, तो आप जब तुम देना शुरू कर दोगे आदेश, तो राज्य की अपनी स्थितियां हैं ना, स्थितियां हैं, उसके अनुसार वो काम करेगा। बजट नहीं है, प्रबंधन नहीं है, एसेट उसके पास नहीं है, संसाधन नहीं है, अब तुम ऑर्डर दे दोगे तुम इसको लागू करो, तो कैसे करेगा? यथास्थिति पहले वो मजबूत करेगा तब ना। इसलिए राज्य से राज्य के लिए ऐसा अपेक्षा किया गया, उससे केवल तुम आग्रह कर सकते हो, और राज्य अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। क्यों करेगा? क्योंकि वो राजनीतिक दायित्व में प्रतिबद्ध है। नहीं तुम करोगे तो फिर तुमको चुनकर क्यों जनता भेजेगी? तो वो अपने एंगल से वो काम करेगा। हाँ, कम और अधिक मात्रा में आपको दिखता रहेगा, पर तुम इसको आदेश नहीं दे सकते, आग्रह कर सकते हो। उसके लिए और भी चीजें हैं, रिवीजन कर सकते हैं उसके चीजों को लेकर। तो ये चीज समझना है। तुम शब्द जोड़ दोगे तो मामला गड़बड़। ऐसा नहीं कि आदेश तुम बहुत से मामलों में नहीं दिए होगे, या उसके लिए कुछ नियम नहीं सुनाए हो बहुत से मामलों में, पर आदेश के संदर्भ में नहीं सुनाए हो। तो तुम आदेश जोड़ दिए, इसका समय सीमा यहाँ जोड़े, इसका मतलब आदेश दे रहे हो ना। आदेश दे रहे तो फिर मामला फंस जाएगा। तो जो हमारा संविधान की मौलिकता भंग होने लगेगी। संविधान की मौलिकता, संविधान क्या है? सभी के लिए प्रतिबद्ध चीजें बना के रखा है ना। तो ये सब मामले को थोड़ा ध्यान में रखना है और उसके संदर्भ में उत्तर देना है। अगर प्रश्न पूछ दे आप लोग से, तो इस तरह भटकिएगा नहीं कि चीजें कहाँ से कहाँ पूछ रहा है। बस बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है कि इसके कारण क्या है। कारण ये है सर, जो हमारा संवैधानिक मान्यताएं, जिसमें सभी संस्थाओं को प्रतिबद्ध बनाया गया अपने कार्य और दायित्व के लिए, तो उसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सभी प्रतिबद्ध है। जिसमें न्यायपालिका को ये शक्ति दी गई है समीक्षा करने की, पर उनकी भी एक युक्ति प्रबंधन उन पर है कि हर सीमा को लेकर वो समीक्षा नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं तो संविधान का मौलिक हनन होना शुरू हो जाएगा। जैसे मूल ढांचा का सिद्धांत में, मूल ढांचा का सिद्धांत क्या लगता है? संविधान को मजबूत करता है। वन साइडेड है सर। सुप्रीम कोर्ट केस बाय केस वो डिसाइड कर सकती है कि कौन इसके अंदर हाँ, आएगा। बेसिक कौन स्ट्रक्चर इसका शक्तियों का दोहन करता है, शक्तियों का दोहन करता है। अब किसी भी शक्ति का दोहन वो कर रहा होगा, हालांकि अभी स्पष्ट तौर पर नहीं दिख रहा है, पर कर तो रहा है ना। पर अपने मामले में आप क्या करते हैं? आप अपने मामले में सुधार करना नहीं चाहते हैं। तो अपने सोच के देखिए, हमारे देश की न्यायपालिका व्यवस्था में कुछ तरीके, कितनी मौलिक आवश्यकता है सुधार की। अगर आपके लिए कोई सुधार लाता है, नियुक्तियों को लेकर सुधार लाना चाहता है विधायिका, सॉरी, सुधार लाना चाहता है कार्यपालिका, विधायिका, सॉरी, विधायिका, तो आप उसे डिस्कस तक नहीं करते कि तुम इसको क्यों लाए। कारण तो कम से कम पूछ लेते, इसमें कुछ खामियां होगी, कमियां होगी, उसको दूर कर सकते थे और इसको लागू करवा सकते। तो सीधे तुम एक बेंच बैठाते हो और क्या करते हो, उसको ही, उस नियम को ही रद्द कर देते हो। तो अपने शक्तियों में तुम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हो, करवाना चाहते हो, पर दूसरे के शक्तियों में हस्तक्षेप करना चाह रहे हो, तो कैसे चलेगा ये? तो इसलिए राष्ट्रपति ने 143 का प्रयोग करके सब सारे सवालों का जवाब मांगी थी। समझ में आई बातें आप लोगों को? तो इस संदर्भ को समझना, इसी संदर्भ में सारी चीजों को रखना है और उत्तर बस सिंपल तरीके से देना है कि सर, यह जो हमारा संविधान है, दायित्वों को निर्वहन करने की बात। माइक थोड़ा म्यूट कीजिएगा। तो अंत में आप लोग क्या बोलिएगा बताइए? तो कोई एक बताइए अच्छे से। हेलो, लोग हैं ना कि चले गए सब? सर इसमें बोल सकते हैं, भारतीय लोकतंत्र एक संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि बोलिए। कोई भी संस्था अधिकारों का दुरुपयोग न करे। हर संस्था, चाहे वो राष्ट्रपति हो या न्यायपालिका हो, संविधान न्यायिक समीक्षा। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के संदर्भ में बोल दीजिए तीनों संस्थाओं को हाँ, प्रतिबद्ध ये बनाया सर। गया। संविधान ऐसी मौलिक धारणा को भी रखती है।
तो यहाँ पर ध्यान रख देना, उसमें राज्य के नीति निर्देशों के संदर्भ में बता देना, जैसे राज्य को कार्य करने के लिए आदेश नहीं दिया जा सकता है, केवल उससे आग्रह किया जा सकता है। राज्य इसके लिए बेहतर काम कर भी रही है अपनी यथाशक्ति के अनुसार। वैसे ही सारी संस्थाओं से अपेक्षा की है, वो राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो या न्यायपालिका हो, उनको प्रत्येक संस्थाओं को अपनी संवैधानिक दायित्व का पता होना चाहिए कि आप 5 साल तक किसी मामले को फंसा के रखिए तो आपका मौलिक दायित्व क्या है। अब क्यों न्यायालय में किसी को जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें बता के निकल जाइएगा, नहीं तो पेच में जाइएगा तो फंस जाइएगा। तो मौलिक दायित्व को ही आधार बना के आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्लियर है। चलिए अगला टॉपिक क्या था। एक बात हम पूछना चाहते हैं कि ये बार बार अगर कोई भी प्रश्न मान के चलिए कि कोई कानून बना रही है सरकार, उसको ये बेसिक स्ट्रक्चर के तहत जो है कि शून्य घोषित कर देता है, तो अरे किनका माइक ऑन है, बंद कीजिए। तो मान के चलिए सर, इन पे कोई बंदिश नहीं लगाया जा सकता है? किन पर? ये बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पे जो कोई भी कानून को रद्द कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट पर। हाँ नहीं, वो औरा बना के रखे हुए, सोच के देखिए ना, ये भारत में ऐसे विकल्प बना के रखे हैं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड जज बेंच के माध्यम से जिस पद के लिए आपको काम करना, उस पद की नियुक्ति उसी लोगों के द्वारा की जा रही है, नियुक्तियां उसी लोगों के द्वारा की जा रही है। पर हमारे देश में ऐसा है, नियुक्तियों को लेकर कोई दूसरा पार्टी काम कर रहा है। पर यहाँ पर क्या, वही व्यक्ति समूह करेगा। मान लीजिए सीनियर जजों का बेंच होगा, बनाया जाएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे और XYZ होंगे जो वरिष्ठ होंगे, वरिष्ठों का ही नियुक्ति होता है। मनमानी हो गया ना तब फिर इसका। तो यही चीज समझना है ना कि ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सत्ता का अभ्यास कॉन्सेप्ट काम करता है ब्रिटिश, अमेरिकी और भारतीय मॉडल को, जो यहाँ मैंने चर्चा की आप लोग को। ये मॉडल में वो अमेरिकी कॉन्सेप्ट में जाना चाहता है, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल पर शक्तियों का प्रयोग करता है। पर ऐसी बात आप वहां नहीं बोल सकते, बस शर्ते आपको तुलना करना, संविधान के साथ उसको खेल जाना है। पर समझने के लिए मैं ये बता रहा हूँ क्यों हो रहा है। अगर आपसे डिटेल पूछा जाएगा, नहीं अभी और बताओ, हमको समझ में नहीं आया, डिटेल बताइए, तब डिटेल में जाके चीजें बता दीजिएगा। पर पता रहेगा तब ना बताइएगा जी। तो ये चीज बता देना, ब्रिटिश मॉडल, अमेरिकी मॉडल, भारतीय मॉडल क्या है न्यायिक व्यवस्थाओं में निर्णय देने का। तो इसके आधार पर वो चीजें समझ जाएंगे, नहीं बात सही है। इन सब चीजों से लेकर ये सब सारे मैटर्स आप समझा दीजिएगा, 2 से 3 मिनट में सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, अगर वो डीप जाना चाहेंगे तो। अगर नहीं जाए तो ऊपर ऊपर बातें जो मैंने बताया कि संविधान का मूल धारणा है सभी को कर्तव्य मूलक होकर कार्य करना, ठीक है ना। जैसे व्यक्ति विशेष के लिए मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बीच संतुलन का मांग किया जाता है, वैसे ही संस्थाओं के बीच अधिकार और कर्तव्य के बीच भी संतुलन बनाने की जरूरत है, जिसमें माननीय राज्यपाल, माननीय राष्ट्रपति और हमारे न्यायिक व्यवस्थाएं जो काम करे, संस्थाएं काम करे, उनको भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन उसी रूप में करना चाहिए जिससे संवैधानिक रूप से सारी संस्थाएं जीवित रह सके। जी सर। अब ऐसा कुछ नहीं शब्दों का प्रयोग करें जहां पर नेगेटिव, मैं यहाँ बोला तो नेगेटिव लगा आपको कुछ ऐसा सब, पर बोल रहा हूँ नेगेटिव ही बात है। तीनों में नेगेटिव पक्ष ही है, पर सबके दायित्व से ही बात कर रहा हूँ, मौलिक कर्तव्य की ही बात कर रहा हूँ। व्यक्ति को आप लगाते हो मौलिक कर्तव्य, तो वैसे आप संस्थाओं में मौलिक कर्तव्य की धारणा विकसित करो, और ये कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ी करेगा, क्योंकि लोकतंत्र ही हमारा एक मूल धारणा है ना। लोकतंत्र जनता है, और लोकतंत्र की अपेक्षा क्या करता है, इसका जिंदा कौन रखता है, इस लोकतंत्र को हमारा संविधान जिंदा रखता है। तो भाई संविधान के मूल धारणा में कोई अमूलचूल परिवर्तन करना शुरू कर दोगे तो कहीं ना कहीं प्रभावित तो होगा ना, जो हमारा मूल स्ट्रक्चर है, हम जो डिमांड किए हुए लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, जनता तक पहुंच स्थापित करने के लिए, ये सब चीजें ध्यान रखनी है। क्लियर? जी सर। चलिए, डीप स्टेट आतंकवाद के मूल धारणा क्या है, क्वेश्चन। डीप स्टेट और लोकतांत्रिक मूल्यों के विवाद की मूल धारणा क्या है, ये क्वेश्चन था ना टॉपिक। क्या क्या पढ़ के आए पहले ये बताइए। आप लोग रिवीजन नहीं किए, साफ दिख रहा है कि चीजों को स्पष्ट रूप से आप लोग पढ़े नहीं आज है, नहीं तो इतना धीरे आप लोग थोड़ी रहते हैं। नहीं किया सर। देखिए जब पढ़ के आइएगा ना तो बहुत सा चीज आप लोग ऐसा ऐसा बता दूंगा जिस पर आप चीजों को क्लिक करेगा। मान लीजिए हर चीज नया बताएंगे तो फिर क्या होता है कि आपके लिए वो नया हो जाए, फिर विवाद आपके लिए दिमाग में वो पिनअप करना शुरू कर देगा कि हम तो याद ही नहीं था ये सब चीजें।
थोड़ा सा रिवीजन करिए, मान लीजिए आने से पहले आधा घंटा इसको देख लीजिए, नहीं है तो गूगल बाबा का सहारा ले लीजिए, फटाफट देख लीजिए, ठीक ना। ये हमेशा नहीं रखना है, कभी इमरजेंसी में उपयोग करना है। डीप स्टेट लोकतांत्रिक मूल्यों के विवाद की मूल धारणा बताए। इस टॉपिक के पढ़े होंगे, रिवीजन किए होंगे कोई कोई, तो बताए क्या है यह। सर, डीप स्टेट वह विचार है जिसमें माना जाता है कि शासन केवल जनता द्वारा चुना हुआ गवर्नमेंट नहीं चलाती, बल्कि हम्म अनइलेक्टेड नेटवर्क पावर नेटवर्क भी चलाती है, जैसे हम्म इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस हम्म एजेंसीज, मिलिट्री हम्म स्टेब्लिशमेंट, वेरी ब्यूरोक्रेसी, गुड, जो वेरी पर्दे गुड। के पीछे से काम करती है सर, मीडिया नेटवर्क आदि। ये सारे वेरी सर गुड। नीति और निर्णयों को बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। बहुत अच्छा। और यह सर डेमोक्रेटिक वैल्यू के साथ इसलिए तालमेल नहीं खाता, क्योंकि हम्म कहीं ना कहीं इनके जो निर्णय होते हैं और जो चीजें होती हैं वो हम्म जनता द्वारा चुने गए एजेंट द्वारा नहीं ली जाती, मतलब हम्म अनडेमोक्रेटिक तत्वों द्वारा ली हम्म जाती हैं। हम्म। तो इसीलिए इसे एक चुनौती के रूप में भी माना जाता है। क्या भारत में डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट लागू है? सर, हमारे पास भी इंटेलिजेंस है, जैसे रॉ है हमारा, तो ये सारे तो उसमें ही आएंगे, डीप स्टेट में ही आएंगे। हाँ, यूएसए की तरह हमारे पास स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रॉन्ग लेकिन है, वेरी गुड वेरी गुड। तो काम कर रही है। मुझे लगता है सर काम कर रही है, क्योंकि कई ऐसे एग्ज- मामले होते हैं जहाँ पे हम पर्दे के पीछे से इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं चीजों को। डीप स्टेट देखिए, डीप स्टेट अगर पॉजिटिव काम कर रहा है उससे सवाल नहीं उठेगा, निगेटिव करता है तो सवाल उठ जाएगा। कैसे तय जी सर। कीजिएगा पॉजिटिव है कैसे नेगेटिव है, पहले तो ये तय करना होगा ना। मान लीजिए कोई संस्था ऐसे है, ठीक है ना, वो सरकार के लिए क्या काम कर रही है, जब पॉजिटिव काम करे तो बहुत अच्छी बात है, हमको क्या दिक्कत है, देश की तरक्की के लिए बात करेगा, देश के संवर्धन की बात के, राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए काम करेगा, जो भी संस्था एक्स वाई जेड है, प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए करेगा, तो हमको आम आदमी को क्या दिक्कत है, हमको आपको कोई दिक्कत है? नहीं सर। पर ये जब यही संस्था नेगेटिव रूप से काम करेगा, जिसमें हम रॉ की बात करते हैं, ईडी की बात करते हैं, सीबीआई की बात करते हैं, निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, जैसे अमेरिका में बहुत सी संस्थाएं काम करती हैं सरकार के लिए, तो इनके इन पराक्रम रूप से बहुत ही डीप है, हमारे यहाँ नहीं है, फिर भी ये संस्थाओं पर लगता है हमेशा। अभी आप सुन रहे होंगे बिहार चुनाव में एक नंबर चल रहा है ना, 144 का, 120 का, एक 100 का, और या एक दो व्यक्ति के साथ हो तो हो, लिस्टेड निकल रहा है, 20-25 लोगों का निकल रहा है, इसका मतलब क्या है? क्या निर्वाचन आयोग डीप स्टेट की तरह काम कर रहा है? आपसे ये प्रश्न बनाया जा सकता है, पूछा जा, जानकारी ली जा सकती है। अगर राहुल जी के द्वारा लगाया जा रहा आरोप, तो क्या वो आरोप को जांच करने की संस्था जवाबदेह नहीं है? क्योंकि देश का सबसे बड़ा विपक्ष पार्टी लगा रहा आपसे, कुछ भी हो, 1% भी अगर आपको लगता है, 1% भी मान लीजिए सही है राहुल गांधी का अगर विचारधारा इसको लेकर, तो क्या आप संवैधानिक संस्थाओं के जवाबदेही नहीं बनती है कि उसकी जांच प्रॉपर हम करें, कि केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ कर मामला हम सल्टा दें? 1% ये की भी मैं बात बिल्कुल नहीं कर, सर, जांच करने की जीरो 0.1% भी मामला अगर निकलता है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इन संस्थाओं को जांच प्रक्रिया कम से कम करवानी चाहिए और एक अच्छे पैरामीटर पर करानी चाहिए? जी हालांकि सर। हालांकि ध्यान रखिएगा इसको लेकर, क्या कौन मशीन है जी, ईवीएम मशीन, ईवीएम मशीन को लेकर विवाद हुआ था, तो कैसे जहां पर वो कंसर्न थे तो बोला कि आओ तुम सारे लोग पार्टी आ जाओ मेरे दलान पर कोई नहीं पहुंचा, तो मामला वो तुल पकड़ा फिर से नहीं। अब देखते इसका सुर इस तरीके से लोगों का आता है, ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया, इस बार करोगे तो रगड़ दिए जाओगे। पर जब तुमको इस तरह राहुल गांधी जी के द्वारा या विपक्षी दलों के द्वारा ये बोला, क्योंकि लोकतंत्र का दो ही आधार है ना, लोकतंत्र को जीवित रखने का, उनकी प्रक्रियाओं को जीवित रखने के दो ही आधार है, पक्ष और विपक्ष के, पक्ष और विपक्ष, है ना। तो पक्ष में तो तुम सस्ता बना के रखे हो, या सीधा सा एक चीज और, कि अभी आपने वर्ल्ड बैंक से पैसे लिए किसी के लिए, टर्म और कंडीशन के आधार पर उसको 10,000 रुपया बांट दिए सभी लोगों को, आरोप लगा रहा है लोग ना,
तो क्या जवाबदेह संस्था को यह जवाबदेही नहीं बनती उसको कि इसकी जांच की जाए कि हाँ, चुनाव के दौरान भी पैसे जा रहे हैं और आंगनबाड़ी केंद्र आरोप लगे हैं, वो कितना सही है गलत वो जांच का विषय है ना। तो क्या संस्थाओं द्वारा सीधा खारिज कर देना डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट लागू नहीं कर रहा देश में? सवाल ये है। अगर तुम जांच कर दोगे, हाँ देख लोगे, हाँ उस पैसे का यूज किया गया, क्योंकि पैसा जिस फंड में आएगा उस फंड का कहाँ कहाँ गया तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, सारा पता चल जाएगा। और आंगनबाड़ी केंद्र के लोगों के द्वारा ये बोला अगला किस्त आपको जल्द आएगा, तो क्या अगर मान लीजिए इसका 1% भी सही मामला आ गया, 1% भी मान लीजिए, 1% पूरे कुल वोट का 1% में लोगों को पैसा पहुंचा इस खाते से, समझ रहे हैं हमारा लोकतंत्र कहाँ जाएगा, हमारी धारणाएं कहाँ रह जाएगी। तो कोई भी सत्ता का लोग आएंगे, हर बार पावर में रहेंगे, इसका स्वाद अगर चख लिया तो कभी बाहर हो पाएंगे सत्ता से। या राज्य के स्तर पर भी हम बात कर लें, केंद्र के स्तर पर भी बात कर लें, फिर भी एजेंसियां, विश्व की एजेंसियां कैसे काम करेगी, कैसे लोगों पर विश्वास करेगी और देशों पर? भाई तुम, क्योंकि विश्व की एजेंसियां जब अपने अकाउंट को चेक करवाएगी, ऑडिट करवाएगी, अगर निकल गया तो फिर क्या करेगा वो, देश को किस तरह सहयोग करेगा? तो डीप स्टेट क्या है काम? डीप स्टेट का मतलब यही नहीं हुआ कि आप गलत चीजों में समर्थन कर रहे हैं या उसकी जांच प्रक्रिया तक नहीं पहुंच स्थापित करने दे रहे हैं। मान लीजिए हम सरकार का विरोध हम तब कर सकते हैं ना जब हमें मिलेगा कोई सोर्स। तो सारी संस्था, जैसे बीपीएससी के संदर्भ में एग्जांपल दें, मैं स्पष्ट बात बोल रहा हूं, मैं भी उस दौरान वहां था। बीपीएससी का सीधा कहना था कि नहीं, नहीं हुआ है कुछ। तो तुम क्या एक फेयर कॉन्सेप्ट लाए कि नहीं, कुछ विद्यार्थियों को रखो, सो जहां जहां तुम जा रहा है तुम्हारा एजेंसी विद्यार्थियों के समूह जाएगा, तुम भी देख लो संस्थाओं पर, जो तुमको जवाबदेही पता चल जाएगा संस्था कैसे काम कर रही है। बाद में बात ही नहीं उठता कभी जीवन में, पर तुम बंद दरवाजे में क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हाई कोर्ट आके फैसला दे रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये विश्वास कैसे क्रिएट होगा? ये डीप स्टेट का एग्जाम्पल है। हमको सब में, जब हम मान लीजिए से भोगी हम हैं और हमको इसमें सहयोग नहीं, हमको इसमें शामिल किया ही नहीं जा रहा है। तुम डायरेक्ट फैसले सुना दे रहे हो, फैसले किस रूप से, जो आपको लग रहा है, तो बाद में ये सब स्थितियां देखने को मिलेगी। तो डीप स्टेट का यही एग्जाम्पल है, इस चीज को समझिएगा। संस्थाएं अपने कार्य के प्रति, अपने संविधान के प्रति जवाब देना होकर किसी खास विशेष एजेंडे को तय करने में लगी हुई है। तो इस तरीके से समझना है चीजों को। तो भारत में कितना हद तक सही है, कितना हद तक गलत है, ये आपको देखना है। तो अब आपसे प्रश्न पूछेगा तो ऐसे एग्जाम्पल तो इंटरव्यू में दे नहीं पाइएगा, कैसे ये सही है गलत है, तो क्या उत्तर दीजिएगा सर बताइए पहले तो आप। जो डीप स्टेट का आरोप है ना कहीं हमें उसे अस्वीकार करना पड़ेगा कि ठीक है। सर कि अभी तक क्योंकि कोई तथ्य नहीं मिला है, तो तथ्य बेस्ड बात करेंगे हम हाँ, कि तो सर इस तथ्य पे अभी कौन कोई खोजे, तथ्य तथ्य कौन खोजेगा? तथ्य राहुल गांधी खोजेंगे? नहीं सर, बट ये अभी एलिगेशन है ना, तो हम इसके बाद रिकमेंड करेंगे। लेकिन हाँ सर मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस पे संज्ञान लेते हुए एक हाँ, बार के जांच लिए कर। एक हाँ एक पूर्णतः जांच करानी चाहिए, जिससे आने वाले समय हाँ में लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ेगा हाँ। संवैधानिक संस्था के ऊपर, और अपोजिशन हम्म। ऐसे आरोप लगाने से बचेंगे आने वाले समय में। हाँ, तो ये चीजें होनी चाहिए, पर ऐसा तो हुआ नहीं चुनाव के दौरान। तो आपको ये यस सर। सब चीजें कैसे रखिएगा आप? क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चन इसी रूप से करेगा, आपको उसी ओर ले जाएगा, फिर पटकेगा। बताइए अब कैसे आप इसको देखते हैं, कोई बताइए। इसका संतुलन बनाइए, बहुत टफ क्वेश्चन बनने वाला है इस बार इससे। जो भी बच्चे के झोली में ये क्वेश्चन गया ना, वो फंस जाएगा वहां इस प्रश्न को लेकर, किस और जाना है किस और नहीं जाना है। आप सोच के देखिए कहाँ पैर रखिएगा। इधर भी रखिए तो पैर कटने वाला, उधर भी रखिए पैर कटने वाला है। सर सीधा इनकी सीधे नहीं। अकाउंटेबिलिटी, सीआई की अरे अकाउंटेबिलिटी तो सर खुद से होनी चाहिए, अगर मतलब एक मौलिकता वाली चीज है। होती अगर तो वो भाई खुद से, आप, होती तो पहले ही आप जांच कर देते ना। तो सर फिर ये कैसे होगी? मतलब तो वो वही खुद तो से हम पूछ अगर रहे नहीं हैं, जवाब दे रहे हैं तो वही तो हम बता रहे हैं ना, कैसे होगी वही जैसे तो पूछ रहे हैं। बताइए आप लोग, तो अब हम बताएंगे, हम तो जैसे बताएंगे। सर तुम एसआईआर सोचने के को। समय भी कितने लोगों का बताइए। वोटर आईडी से नेम लिस्ट हटा दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उनका मतलब उन्हें इन्फॉर्म किया जाए, तो इसमें भी काफी डिले किया, मतलब वो स्टार्टिंग में वो कर ही नहीं रहे थे। तो सर
मतलब हर एक चीज में गाइडेंस देना, बहुत ज्यादा वही। इंटरप्शन भी है और क्लियरिटी भी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। हाँ, तो बताइए, और भी लोग बताएंगे। अरे हमारे पास है, कुछ तो एक्स्ट्रा सीख के जाइए, नहीं बोलिए कैसे काम चलेगा, बताइए तो। और ये सर क्वेश्चन आप लोग को जुडिशियरी को मिलने बीच वाला में है लाना चाहिए क्या सर इसमें? सेबी जैसे को। हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जुडिशियरी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए अगर इलेक्शन कमीशन अपने तरफ से लेक्सिटी दिखा रहा है तो इस चीज तो में पहले करने में। तो मामला तो ये भी है कि राहुल गांधी जी बोले तो गए क्यों नहीं, ये भी तो एक देखने वाली बात है ना, जो सोशल मीडिया सबसे पर बड़ा बात है, आके जांच तो करेगा सरकार ही ना सर। सरकार ही जांच करेगा। और सरकार को इससे जब फायदा है तो सरकार क्यों जांच करेगा? वही तो है। अभी जो है कि जितने भी संस्था है उसका तो गलत दुरुपयोग किया ही जा रहा है। वो भले ही हम यहाँ प्रत्यक्ष रूप से बोले नहीं बोले, उनका तो हाँ, दुरुपयोग है। हम भी जिस डिपार्टमेंट में हैं, इसका भी दुरुपयोग ही हो रहा है। सत्ता पार्टी के घर पे चले जाते हैं, कभी आप अगर रीड में ऐसा आ जाता है तो सीधा वहां से एकदम ऊपर आप से ही हाई कमांड से आदेश पवन आता सर है कि पवन जी, जल्दी वापस बताओ। पवन जी, आप थोड़ा सा साइलेंट रहिएगा, आप विभाग में, इसी के लिए आप थोड़ा सा इस जी। मामले में, ठीक है ना, हम समझ रहे हैं आपका कंसर्न, हम समझ रहे हैं। सर, जी। डीप स्टेट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी नहीं, ट्रांसपेरेंसी है नहीं, तो वही वैसे ना, कोई अच्छा। भी सरकार कुछ सर चीजों गुप्त में। नेटवर्क का जांच सीधे तौर पे नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो इच्छा शक्ति दिखाए तो उस गुप्त नेटवर्क के द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन और जांच किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए इच्छा कौन शक्ति क्यों करेगा, चाहिए? कौन करेगा, वही वही तो तो हम दिक्कत है सर, पूछ रहे करेगा हैं। कौन? अभी हाल में हम आप उस संस्था का नाम लिए थे, कोई याद कीजिए, बल्ब जलाइए आप लोग, कुछ दिन पहले ही उस संस्था का नाम लिए हैं। सर एडीआर की बात हो रही है क्या? एडीआर कोई संस्था है जी? एडीआर तो कौन अपना एरिया है? सार्वजनिक मंच पर दे रहा है ना, सरकार के कार्यों का समीक्षा वो कैसे कर लेगा, थोड़ा और हिंट रिपोर्ट दीजिए। देगा। अब हिंट क्या दे रिलेटेड। बताइए, अभी कुछ दिन पहले ही दिए हैं, कुछ दिन पहले ही दिए हैं। अरे जेपीसी, ज्वाइंट पब्लिक, जो आप लोग ज्वाइंट ओके, सर कमेटी समझ है, गया सर। दोनों, हाँ दोनों पार्टी का उसमें सहभागिता होती है, दोनों सदन का। सभी लोगों का होता है ना, जितनी राजनीतिक पार्टियां जी हैं, सर, डिमांड करे विपक्ष। हम्म, वो एग्जीक्यूटिव को उसमें अकाउंटेबिलिटी देनी हाँ। पड़ती है, वो अगर क्वेश्चन हाँ, करें तो। तो मान लीजिए सदन में अगर डिमांड करने लगेगा तो क्यों नहीं बैठेगा, तो उसके लिए दम भी रखिए आप, तथ्य के साथ, सारी संस्थाएं इसके लिए जवाबदेह बनाना पड़ जाएगा, तो उस मंच का प्रयोग करने की जरूरत है विपक्षों का, पर वहां लोग जाता ही नहीं, हमको एडवाइजरी रखिएगा तब लगिए, बता हम लोग को रखता ही नहीं है। मतलब सर हम ऐसा कह सकते हैं ना कि वैसी हम्म। संस्थाएं जो हम्म। सरकार से अलग और स्वतंत्र रूप में से काम करती है, उनके पास हम्म। प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई करने की शक्ति होती है। जैसे न्यायपालिका हो गया, आप जो भी बताए, हम्म। जो संसदीय समिति हो गई, हम्म। ठीक है। तो सीवीसी भी कर सकता है ना सर, केंद्रीय सतर्कता आयोग, हाँ, वो भी सेंट्रल कर विजिलेंस सकता है, कमीशन। वो भी कर सकता है, पर उस सब के पास क्यों जाना, वो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो ही जाएगी। आपको चुपचाप संसदीय समिति में जाइए, समितियां जो है हम्म। उसके आधार पर गठित करवाइए, सभी पक्ष के लोग यहाँ होंगे, पक्ष के भी लोग होंगे, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? ऑपोजिशन विपक्ष के लोग, ओपोनेंट, ओपोजिशन के लोग। तो लीडर। आपको यहाँ शक्ति मिलेगी किसी भी संस्था को लाके या टेबल पर बैठा के पूछने का, तो आप इसका प्रयोग कीजिए। तो आपसे यही प्रश्न पूछना चाहेगा, बताइए आप इन संस्थाओं पर कैसे नकेल कसी जा सकती है। तो आप कहीं के का नाम ले लिए, कहीं सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का नाम ले लिए, तो सब वो बेतुकी होगी, और गैर हाजिरी होगी, या हम इस तरीके से बोल दे, आपको डीप चीजें एनालिसिस करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा सा। क्योंकि अगर वो सब जवाबदेह रहता, डीप स्टेट वाला काम नहीं करता, तो क्या ये सब के पास हमको रोना रोना पड़ता है कि तुम 10,000 रुपया ट्रांसफर, तुरंत वो संस्था एक्टिव होकर बोलती नहीं, ये तो गलत बात है। ईडी और सीबीआई जाके कभी किसी न्यायालय के द्वारा बोला जाता तोता है, पिंजड़े का तोता है, पर काम वो कर रहा है इस मामले में। क्या पूरा देश में सत्ता पक्ष का ही लोग ईमानदार है और विपक्ष के लोग बेईमान है? ये एक धारणा तो लोगों में बनी, वो कितना सही है नहीं। संस्थाएं अगर पूर्णतः जवाबदेह होती है अपने कार्य और दायित्व को लेकर, तो क्या ये प्रश्न लोगों के द्वारा, विपक्षियों के द्वारा किया जाता है? हालांकि विपक्ष के लोग भी सत्ता में यही काम करेंगे, फिर जो अभी सत्ता में विपक्ष में जाएगा तो उसको रगड़ा जाएगा, तुमको, तुम्हारे लोगों को पकड़ा जाए, यही तो खेल चल रहा है आजादी के बाद से।
और संस्थाएं इसके बीच में पिसी हुई है। कोई ऐसी संस्था है जो मौलिक रूप से अपना काम दायित्व कर पाए? तो डीप स्टेट जैसा धारणा बना के रखे हुए लोग उसका उपयोग राजनीति हथगंडे के तौर पर किया जा रहा है। कोई कम या कोई ज्यादा कर रहा है, बस अंतर यही है। तो जो ज्यादा कर ले रहा है दूसरे वाले भाई हम अपने कारण से तुमको कम किए थे, हमको दर्द हो रहा है, थोड़ा सा हमको छोड़ दो, यही तो चल रहा है। तो यहाँ पर जो हमको शक्ति दी गई है संवैधानिक रूप से जो शक्तियां उसका प्रयोग कीजिए, सीधा सा अर्थ यही है। तो ये संवैधानिक शक्ति से पक्ष का जो लोग बैठा हुआ वो भी इसका गठन होने से डरता है, नहीं तो हर मामले में गठन नहीं हो जाता है। अभी तक कितनी बार गठन हुआ है इसका? कोई बताएंगे? ज्वाइंट जेपीसी का गठन कितनी बार हुआ अभी तक? कहाँ गए सब लोग? शायद सर 5 या 6 बार। और लोग बताएं, कोई किस किस मामले में हुआ है? एक तो सर याद आ रहा है 2G स्पेक्ट्रम में एक बोफोर्स घोटाला था, 2 और एक हर्षद मेहता वाला था शायद स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। अच्छा, और एक देश एक चुनाव पर नहीं हुआ है? हुआ है एक सर, एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल चुनाव पर भी हुआ हुआ है है। 2019 में, तो ये सब मुंह पर एनआरसी आवाज है, वाले ये पर। सब चीजें ध्यान रखिए, सब मुंह के एकदम जुबान के आगे रहना चाहिए। जैसे मिठाई देख के क्या है आप लोग का टपकता, वैसे टपकना चाहिए। सब तुरंत पूछे झटाक दोनों उत्तर दीजिए, ये सब चीजें हैबिट डेवलप कीजिए और यही से प्रश्न पूछेगा। इस सब में खेल गए ना तो आपका नंबर मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए अगर ये संस्था गठित होती, अगर डर नहीं रहता पक्ष को इस कमिटी को गठन करने में, तो अभी तक कितना बार गठन हो जाता। पर इसके लिए ठोस आधार के साथ विपक्ष को अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके लिए गठन की बात करनी होगी, जैसे एक देश एक चुनाव के मामले में किया गया, अन्य मामलों में किया गया। तो इन मामलों संवैधानिक संस्थाओं को लेकर एक बार जोरदार आवाज उठाइए, समझ गए? पर कोई नहीं उठाएगा। रीजन है कि उसको भी वही काम करना है बाद में जाके ना। तो फिर भी तो मामला सर फंस गया ना। क्या फंस गए बताइए? अब मान के चलिए उनको भी सत्ता में आके कल को वही काम करना है, तो फिर वही कैसे वही 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 तो हम बता रहे हैं ना कि यहाँ पर मामला एक ही जगह से सुलझेगा जहाँ पर स्पष्ट रूप से। पर आप इसका गठन इसलिए नहीं मांग कर रहे हैं कि आपको ही पता है आने वाले समय में हम इसका प्रयोग करेंगे, तो केवल हवाबाजियां करते रहिए, देश के जनता को गुमराह करते रहिए। एक वो चोर है तो आप भी उधर से चोरी वाला काम करिए। अगर इतना ही आपको संस्थाओं को सुधार करना है, ईडी, सीडी, सीबीआई, सीबीसी, XYZ सबको, तो एक बार आइए, संसदीय समितियां गठित करवाइए, सभी लोग आइए बेंच पर, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर नहीं करेंगे लोग ना, बाकी सब कर लेंगे। चाहते चाहते हैं राहुल गांधी जी तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाके मेटर डाइट फाइल नहीं करते हैं। सोच के देखिए खेल क्या चलता है। तो आपको कंट्रोल करके बातें कहनी है कि हाँ भाई क्या है इसमें, कि हाँ सर अगर ऐसा मामला होता है, डीप स्टेट जैसी कॉन्सेप्ट की धारणा हालांकि हमारे देश में नहीं है, अगर किसी अस्थायी कार्यपालिका द्वारा, विपक्ष के द्वारा, राजनीतिक संगठनों के द्वारा या आम जनता के द्वारा ऐसी अगर मंशा ऐसी व्यक्त की गई है, ऐसा धारणा व्यक्त किया गया है, तो जरूर इसके लिए संसदीय समितियों का गठन किया जाए, जिसके लिए एक कोर कमेटी बनाकर उस पर निर्णय लिया जाए और उनका निर्णय जिस रूप से होगा उसी संदर्भ में कानून बनाया जाए। क्यों अपने सर पर लीजिएगा बात, और इधर उधर की बात कीजिए, फंस जाइएगा। न्यायालय में जाना है तो यहाँ जाना वहां जाना है बात, क्योंकि जो आवाज उठा रहा है वो भी उसका सदस्य होगा। समझ गए बात? कह के निकल जाना है, तभी जाके संतुलन की स्थिति बन पाएगी। ठीक ना? चलिए अब आगे आते, समझ गए सारा मामला क्या है। बाकी कहानी आप लोग बताते रहे, बाकी सब आप लोग तेज आदमी हैं। लोकतांत्रिक मूल्य क्या है, डीप स्टेट क्या है, कैसे ये काम करता है। अमेरिका का डीप स्टेट इतना है, अभी हाल ही में चुनाव अमेरिका वहाँ पर चर्चा हुआ था, शायद आपको उस मैगजीन में, मेरी मैगजीन में शायद इसकी चर्चा भी है, इंफोग्राफिक बना के रखे होंगे, मैं भी देख लीजिएगा आप लोग होगा तो वहाँ आप लोग उसको कवर कर सकते हैं वहाँ पे भी। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें, धारणा आपको विकसित कर लेना। उसके बाद कम से कम मूल धारणा आप अपने में बना के रखिएगा। अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे तो संतुलन कहाँ बनाना आपको है।
ठीक है ना, किसी भी संस्था का, अन्य संस्था का नाम नहीं लेना है। जैसे कैग का, कैग ऑडिट कर सकती है सर, तो पहले उसको बोला जाता है, कैग को क्या बोला जाता है, कैग का उपहास कैसे निकाला जाता है? सर वो लास्ट में काम करता है ऑडिटिंग का, कंट्रोलर का हाँ, काम नहीं है। अब ऐसा सांप है जिसका दांत ही तोड़ दिया गया है, जी सर। ऐसा बोला जाता है ना, उसमें विष है ही नहीं हाँ, तो कैसे लोग मरेंगे। तो इस जैसे तरीके की धारणा। कंट्रोलर। कार्य को पर सर पोस्टमार्टम में भी बहुत सारा घोटाला भी तो सर कैग ही उजागर किया था। अरे सर बाद में करके शुरुआती में क्या कि ये उसे पता, चुनाव तो अभी हो शुरुआती रहे हैं में। ना, अब वो ऑडिट करेगा साल के अंतिम समय में ना, जी सर। कि अभी ही कर लेगा। नहीं सर, वो शुरुआती में गड़ा हुआ देखते मुर्दा रहेंगे को फिर भी नहीं उखाड़ेगा कर सर, पाएंगे, वो जो खर्च लास्ट हो में ही जाएगा सिर्फ तब ऑडिट कर आएगा सकते हैं। ऑडिट करने के एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, जी। क्या बोले? वो गड़ा हुआ मुर्दा को उखाड़ने आता है सर, जब खर्च हो जाता है पैसा तब आता है चेक करने के लिए। हाँ, वो उसका एक ही लाइन में बोले, वो ऐसा सांप है जिसका दांत ही नहीं है। हाँ, हम लोग को भी होता है तो सर। फिर हाँ, तो वही चीज है, तो फिर फायदा क्या उसके लिए करवा के, आप सिंबॉलिक रूप से बाद में क्या कीजिएगा, बस वो राजनीतिक लाभ दे सकता है दूसरे कुछ को। नहीं होता सर, सब सेटल हो जाता है बाद हाँ, में। तो वही चीजें ध्यान रखना है। तो आप वहां जाइए जहां पर जो विरोध कर रहा है वो भी शामिल है, जो जिसके लिए विरोध किया जा रहा है वो भी लोग शामिल है, तो इससे बेहतर मंच नहीं मिल सकता मेरे अनुसार। आपको लगता है तो वो बताइएगा, पर आप इसी पक्ष में जाइएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, बच जाइएगा। नहीं तो फिर मैदान में चले जाइएगा आप लोग, मैदान में जाते तो क्या करता है, वो पता है ना क्या करता है? दौड़ा दौड़ा के मारता है। खूब दौड़ा दौड़ा हम्म के दागता है पूरा। ऐसा ऐसा प्रश्न दागेगा ना, तो फिर लगेगा ये सब पहली बार हम सुन ही रहे हैं भाई, कहाँ से उत्तर देंगे। ठीक है ना, तो जब 15 उनको मिनट में इतना जगह, टाइम होगा उसके पास सर, हम लोग को इतना फंसाने का। तो क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन पूछ लेता है इस दौरान, आपको पता ही नहीं चलेगा। किसी किसी में तो हम 35-40 क्वेश्चन देख रखे हैं। ओ, दाएं दाएं मान लीजिए जहां फंसिएगा ना, बमबारी शुरू कर देगा, उसको पता है कि हम यही इसको पकड़ेंगे। और जब उत्तर देने लगिएगा तो आपको लेंथ बढ़ा देगा, 25-30 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट ऐसे कर देगा, तो उसमें भी आपको क्वेश्चन का रेंज आ ही जाता है। तो सर इसके लिए जेपीसी परेशान का नहीं। हाँ, सर जेपीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो हाँ, किसके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड होता है, स्पीकर के या मतलब स्पीकर, अपोजिशन पार्टी का इसमें कोई बड़ा रोल होता है? हाँ, रोल होता है ना, वो डिमांड करेगा कि इस मुद्दे पर हमको चाहिए, उसके लिए मतदान होता है, उसके लिए बातें बार बार चर्चा पर चर्चा करवाएगा, उसके बाद अध्यक्ष जो होंगे, माननीय अध्यक्ष, उसके लिए निर्णय लेंगे, हाँ, हंगामा इसमें होने लगेगा ऐसा हो संसद। सकता है सर कि अगर गवर्नमेंट बचना भी चाहे तो पूरी देश हाँ, देख सकती है कि जेपीसी हाँ, गठित करने से क्यों बच रही है गवर्नमेंट, क्यों जब बच सब रही है, सही है तो। कारण जवाब देना पड़ेगा संसद में ना। हाँ ये सर। तो ये चीजें है, क्योंकि उससे बड़ा अदालत तो है नहीं ना जी। ये सर। आम आम जो लोकतंत्र को स्थापित किया, उससे बड़ा कोई अदालत है? नहीं सर, वही एक प्रोसेस है जिसमें लेजिस्लेचर हाँ, उसको एग्जीक्यूटिव से सवाल करती है और उन्हें जवाब देना हाँ, पड़ता है पूरी तरह। हाँ, उसके बावजूद नहीं मन रहा तो तारांकित कर दीजिए, 0 आवर में उठाइए सवाल को, तो सारे मामले आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब है टूल्स, प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ तक सारी चीजें समझ गए। एफटीए के मामले में बहुत इस बार इंपॉर्टेंट रखिए, चारों टॉपिक जो था आप लोग के इस बार इंपॉर्टेंट था, एफटीए भी इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को प्रश्न यहाँ से बन सकता है, केवल इंटरव्यू के लिए भी नहीं, मेंस के लिए भी। ये चारों टॉपिक ध्यान में रखिएगा। हालांकि हम देते हैं स्टार करके जो टॉपिक आता है, और स्टार जो लगा के देते हैं, मैक्सिमम 90% चांस है वो क्वेश्चन आ ही जाएगा। परेशान नहीं होना वो सबके लिए, मेंस के लिए। फिर भी आप लोग को वो चीज़ें रिवीजन करते रहे, कुछ भी एफटीए के लिए आएगा न्यूज़ में, उसको कट पेस्ट करते रहिएगा अपने मटेरियल में। जैसे है ना ये टॉपिक बताए ना, ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का, इसका भी कुछ मटेरियल कभी आएगा, अभी लगातार इस पर आएगा, 1-2 महीना इस पर चर्चा का विषय रहेगा। कुछ भी आए तो कट पेस्ट कीजिए, डालते रहिए मटेरियल। इसमें भी ये श्रम कानून को लेकर इस पर भी कुछ आए तो आपको क्या करना है, संग्रह करते चलना है कंटेंट का। तो एक समय आपके वहाँ इंग्लिश अपने हो जाएगा, पेपर कटिंग या XYZ कुछ भी। उसके बाद डीप स्टेट वाले भी आपको इस बार अच्छे से देख के जाना है, भारत के संदर्भ में डीप स्टेट पूछेगा, तो आपको तैयार पहले से रहना है, वेट नहीं करना है चीज़ों को लेकर, ठीक है ना। हालांकि हम देंगे लास्ट में आप लोगों को हर चीज़ देंगे, फिलहाल अपने तरफ से कुछ मेहनत रहेगा तो मज़ा लगता है पढ़ने में, ठीक है ना।
और पढ़ाने में मज़ा लगता है कि नहीं, लोग मेहनत भी कर रहे हैं। और जो पुराने स्टूडेंट हैं कि सब निकल गए अभी? है? हेलो? सब सो जाते हैं। देख रहे हैं ना बदमाशी इन लोगों का सबका। चलिए जगह में एफटीए के सर। बाद, जगह में तो बोलिए। तो चलिए एफटीए के बारे में आप लोग क्या-क्या जानते हैं? बेसिक चीज़ें बताइए। और इसको क्यों एफटीए और भारत का आर्थिक कूटनीतिक बोला जा रहा है? भारत की आर्थिक कूटनीति, या कूटनीतियाँ भी जोड़ दीजिए, कूटनीतिक या कूटनीतियाँ। बताइए, कोई हैं? सर इसे ऐसे बताया जा सकता है कि ये ओवरऑल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है और साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमी दोनों में हुँ, इंडिया के फुटप्रिंट को बढ़ा रहा है, क्योंकि एफटीए हुँ, के माध्यम से हम अपना ट्रेड भी स्ट्रॉन्ग करें, लोगों के साथ इकोनॉमिक रिलेशन भी मजबूत करें, और हुँ, साथ ही साथ है कहीं ना कहीं सर एफटीए एक निर्भरता भी बढ़ाती है जियोपॉलिटिकल सेंस में। तो हुँ, हम कहीं पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, इससे हमारी इस चीज पे भी एक छवि बढ़ रही है कि अ, मतलब सर ये पावर रियल पावर प्रोजेक्शन का भी आधार बन रहा है एफटीए। अच्छा, अच्छा। और भी बताइए। सर कुछ इससे लोग हमारे बता बाजार में कुछ स्थापित हो रही है सर, निर्यात को प्रोत्साहन मिल रहा है सर। और भी एग्जाम्पल। कुछ? सर इसमें तो ये पॉजिटिव पक्ष थे, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। ऐसा लगता है कि एफटीए हमेशा पूरी तरह फायदेमंद होता है, लेकिन नहीं, ये नेगेटिव भी होता है। जैसे व्यापार घाटा, कुछ एफटीए के हुँ, कारण भारत का आयात निर्यात से अधिक हो गया था, जिससे व्यापार घाटा हुँ, बढ़ गया, जैसे आसियान वाले हुँ, के कारण। फिर हुँ, घरेलू उद्योग पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे सस्ते हुँ, आयात के कारण कुछ घरेलू उद्योग जैसे मान लीजिए छोटे और मध्यम उद्योग जो होते हैं सब इस टाइप के, तो कड़ी हुँ, प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। तो ये सर इसका एक आलोचना था, नेगेटिव पॉइंट। हुँ। पर ये आर्थिक कूटनीति बना कैसे, ये हम पूछ रहे हैं। वो सब तो बता दीजिएगा, एफटीए क्या है, एफडीए से लाभ क्या, हानि क्या, एफडीए क्यों किया जाता है, एफडीए में कुछ टर्मिनोलॉजी वो सब बता दीजिएगा। पर आर्थिक कूटनीति क्यों हम इसको कहें, ये हम पूछ रहे हैं। सर ये सर ये एफटीए के जरिए ग्लोबल वैल्यू चेन में हम मतलब और जुड़ सकते हैं उस वाले जोन में। बाकी हुँ, मार्केट एक्सेस भी प्रोवाइड कराता है, तो एक तरह से हुँ, इकोनॉमिकली ऐसे एक्टिव हो रहे हैं। क्योंकि सर ऐसा लगता है कि ये ऐसा लगता है, मतलब लगता है कि एक तरह से एफटीए एक वाणिज्यिक लेन-देन है, लेकिन ये वाणिज्यिक लेन-देन तक ही सीमित नहीं रहता है। बल्कि वो जो भू राजनीतिकरण जो होता है, जियोपॉलिटिकल, किसी एक देश की भू राजनीतिकरण और रणनीतिक स्ट्रेटजी जो है, लक्ष्यों के साधने का माध्यम भी बन जाता है। तो इस टाइप से इसलिए इसको हम लोग एक प्रकार से आर्थिक कूटनीति का उपकरण माना जा सकता है इसको। अच्छा। सर इंडिया एफडीआई भी अट्रैक्ट करते सर हैं। ये आर्थिक लाभ के जरिए राजनीतिक और रणनीतिक प्रभाव को भी सशक्त बना सकते हैं जैसे सर, कि सर इसलिए वो कह क्षेत्रीय सकते हैं नेतृत्व सर को भी थोड़ा देखने को आर्थिक मिलता है कूटनीति। बढ़ावा। जी उसके सर। बाद विदेश नीति के सर लक्ष्य को प्राप्त करना भी एक है उनका। जो भी विदेश नीति का जो लक्ष्य है वो अपने कैसे उसको मतलब केंद्र में तो वर्ल्ड लेवल व्यापार पे ही अपनी। रहता है सर, लेकिन व्यापार के चक्कर में अपना हित भी साधने का प्रयास किया जाता है थोड़ा बहुत। और और कुछ? सर ये आर्थिक कूटनीति इसलिए भी है कि जैसे हमारा जो इंडिया का अपना इंडिजिनस स्कीम है, जैसे पीएलआई स्कीम है, मेक इन इंडिया, इसको भी एक ग्लोबल स्टेज पे प्रमोट किया जाए तो कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसीज को हम प्रमोट भी कर रहे हैं, एक बड़ा ग्लोबल जैसे मार्केट मिल रहा है। जैसे कि सर हम लोग देखते हैं ना कि अभी जो जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग जो एफटीए किए थे, तो एक तरह हुँ, से वो तो व्यापार को लेकर हुआ, लेकिन खास करके चीन की बढ़ती शक्ति के मुकाबले के तौर पर भी तो हम लोग उसको देख सकते हैं ना सर। ओके। जी और कुछ जो थीम पूछना चाह रहे हो बता, बोल तो आस-पास रहे हैं। ये जी। कुआँ का है ना, सर ये ये कुआँ हमें से। किसी बोलिए। एक देश पे इकोनॉमिक डिपेंडेंसी से बचाती है और मल्टी अलाइनमेंट को ओपन करता है। जितने यस एफटीए सर। उतने हम मल्टी अलाइंड रहेंगे, हमारे बास्केट में उतनी चीजें रहेंगी। ओके, चलिए ये भी है। पर मैं कहना चाहिए पानी यहाँ से निकालना है, तो आप लोग कुआँ के आस-पास हैं, पर आप लोग को बाल्टी नहीं मिल रहा है यहाँ से डाल के निकाल पाएँ। आपको बाल्टी की रस्सी ढूँढिए, बाल्टी निकालिए तब ना पानी निकलेगा। ये राजनीतिक असंतुलन को नियंत्रित करने का एक टूल है। राजनीतिक
जो विचारधारा है, जो भू राजनीति हम जिसको बोलते हैं भू राजनीति, ठीक है ना, अगर विचारों में कोई नेगेटिव बातें हो गई है तो उसको संतुलन करने का टूल है। अमेरिका के साथ हमारे पास राजनीतिक विवाद बहुत हो सकते हैं, ठीक है ना, और भी देशों के साथ हो सकते हैं, पर जैसे ही अर्थ की बात आएगी ना, उसका कान और नाक सब खड़ा हो जाएगा, नहीं भाई, ठीक है ना। तो भारत को एक नया टूल मिल गया है और इस पर सब धराशायी हो रहे हैं। कारण कि विश्व का सबसे बड़ा बाजार बन गया है, बनने वाला है, और है भी, पीपी मोड पर तो है ही विश्व का सबसे बड़ा बाजार। ग्रोथ रेट ज़्यादा हो रहा है। तीसरा कि नवीन प्रौद्योगिकियां भारत में डेवलप हो रही, जो विश्व में चैन श्रृंखला को डेवलप कर रहा है। तो ये क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहता कोई देश। हमारे पास उनके साथ भी अर्थ संबंध बन रहे हैं जहां पर हमारे विवाद कही है। चीन के साथ हमारा क्यों संबंध है? आर्थिक संबंध है, राजनीतिक संबंध है? कोई जवाब नाक के दीजिए। बराबर है सर। राजनीतिक संबंध नहीं, पर आर्थिक संबंध है ना। यस सर। तो जी यही सर। सबसे बड़ा टूल है, इसको ध्यान में रखने। क्योंकि भू राजनीति विचार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो भारत क्या करता है, आर्थिक टूल डाल देता है एफटीए के तौर पर, या इसी प्रकार कुछ व्यापार टूल्स जिसमें हम लोग क्या क्या बात करते हैं। एफटीए का अन्य रूप कैसे है? और भी नाम है ना, 2-4 नाम बताइए। पुराने लोग चर्चा किए थे, याद कीजिए। ये कितना तारीख का डीएनए होगा? 30 सितंबर का डीएनए में भी होगा। 30 सितंबर का डीएनए जो आप लोग को कराया गया, तो उसमें सारा एफडीए क्या होता है, किस तरीके से होता है, एफडीए के प्रकार कौन है, आर्थिक एफडीए के आर्थिक उदारीकरण के तौर पर, आर्थिक समझौते के तौर पर भारत किस प्रकार के टूल का प्रयोग कर रहा है। लोग एफटीए एफटीए परेशान है, भारत नए विकल्प की तलाश कर रहा है, जिसमें हम लोग क्या बात करते हैं, सी ई की बात सेपा। करते हैं, या हाँ सेपा CEPA की बात टेपा। करते हैं। हाँ ये सब है। फिर EHS अर्थात अर्ली हार्वेस्ट स्कीम की बात करते हैं ना। मोस्ट फेवर्ड फिर नेशन भी है। PTA की बात करते हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन है वो थोड़ा सा दूसरा कॉन्सेप्ट में, वो भी है इसके अर्ली सिस्टम में, पर ध्यान रखना ये जी करते सर। हैं, हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। यस जी सर। सर। तो ये सब याद रखिएगा। फिर एक और होगा, कौन सा यूज होगा, ई जो क्या नाम है, EFTA आता है ECT, सर एक। हाँ एक ECTA हाँ। ECTA, इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंसिंग एंड ट्रेड एग्रीमेंट। एफटीए तो रहता है, एफटीए तो लास्ट में सारे एग्रीमेंट के तौर पर देखने को मिलता है। तो ये चीजें ध्यान रखना आप लोगों को कि भाई हाँ ये सब टूल्स यूज हो रहा है और हर स्तर पर यूज हो रहा है। उसके पीछे कारण क्या है कि हमारा भू राजनीति कहीं न बिगड़ जाए तो हम कम से कम आर्थिक टूल को तो बना कर रखें, जिसके आधार पर हम रिश्तों को समझा लेंगे। अभी हाल ही में कहते हैं, इजराइल हाल साथ ही हुआ में है कर, सर। नहीं वो इजराइल नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। चीन के साथ अभी क्या हुआ है, 5 वर्षों 6 वर्षों के बाद अभी वीजा नीति लाई गई, पर्यटन वीजा को फिर से लागू की गई है। पर हमारे 5 वर्षों से संबंध बिगड़े थे, फिर भी हम आर्थिक रूप से क्या कर रहे हैं, काम तो कर ही रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो यस सर। ये सबसे बड़ा टूल्स के तौर पर उपयोग इंडिया कर पा रहा है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना है, ऐसे नहीं कि कंफ्यूजन में इधर उधर की बातें कर देना है। एक शब्द से सारे इतिहास को बता दीजिए, सारे उसके परिप्रेक्ष्य को बता दीजिए, आपका काम बन जाएगा। उतना बात करना ही नहीं है, सीधे एक शब्द यूज करना, सर भू राजनीतिक विचारों में या भू राजनीतिक संबंधों में अगर कुछ इस प्रकार के स्थितियां बनती है जहाँ दो देशों के बीच संबंध बिगड़ रहे हो, एफटी आर्थिक कूटनीति बहुत बेहतर काम करता है, जहाँ रिश्तों को हम बेहतर कर सकते हैं, संयुक्त कर सकते हैं और भी व्यापक कर सकते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरीके से चीजें आपको एक्सप्लेन कर देनी है, जिसमें बहुत से वो समझौते करते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है क्या है, पहले क्या होता है, कोई बता सकते हैं? अगर हम बात करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, हम बात करें तो सबसे कोर में क्या बात होता है, पहले क्या बनेगा? अगर हम एक सर्किल बना लेते हैं, ऐसे सर्किल बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये सर्किल में सबसे बाहरी आवरण में क्या होगा, कोई बता सकते हैं? यहाँ क्या होगा इस क्षेत्र में? यहाँ पर इकोनॉमिक यूनियन बनेगा ना, बहुत से देश आर्थिक एकीकरण के लिए एक समान नीतियां लाते हैं, यूनियन बनेगा। मतलब व्यापारिक बन बाधाओं को हटाना।
हाँ, बधाई। मान लीजिए हम एफटीए आ रहे हैं, एफटीए यहाँ कर रहे हैं, एफटीए यहाँ करेंगे, उससे पहले यहाँ पहुँचने के लिए हमको क्या क्या करना रहता है, जिसमें हम अलग अलग स्टेप पर काम करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन बनाएंगे, इकोनॉमिक यूनियन बनाएंगे, संगठन बना देंगे एक दूसरे से। बहुत से ऐसे राजनीतिक संगठन देखते होंगे आप। तो आर्थिक एकीकरण कर दिया जाता है, आर्थिक जुड़ाव करता है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद आपको कॉमन मार्केट बनाता है, कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में क्या होगा कि श्रम और पूंजी के साथ क्या करेगा, सामंजस्य जोड़ देगा, एक साथ ला देगा, बहुत से लोग मिलकर एक साथ कॉमन मार्केट में, जैसे देखते हुए ऐसा समूह बनता होगा जहाँ पर विभिन्न देश मिलकर, ABCD देश मिलकर, जैसे आपको अफ्रीका में एक नाम सुने हैं, अफ्रीका में हाल ही में आपको डीएनए में मैंने कराया था, जो पुराने बच्चे हैं डीएनए में जो आप देखते होंगे कि अफ्रीका कुछ देश है, हाल ही में 5 देश जो अलग हो गए, एक इकोनॉमिक जोन बनाया था आर्थिक। यूरोपियन यूनियन क्या है, इकोनॉमिक जोन के तौर पर काम करता है, मार्केट के तौर पर, कॉमन मार्केट है। फिर कस्टमर यूनियन बनाता है, उसके बाद यहाँ पर क्या करेगा, कस्टमर यूनियन। उसके बाद अगला लेवल क्या करेगा, कस्टमर टेका। यूनियन बना देगा। कस्टमर, यस सर। नहीं सॉरी, कस्टम यूनियन, कस्टम कस्टम यूनियन यूनियन। सर, यस। हाँ, कस्टम यूनियन बनाएगा। उसके बाद क्या करेगा, इसके बाद से सीपा सेपाक बना देगा। इसके बाद अगला लेवल क्या लाएगा, यहाँ एफटीए। पर CEPA या CEPA, ठीक है ना, ये ला देगा। उसके बाद FTA आएगा, लास्ट में क्या आता है, FTA में यहाँ लिख दिया, सॉरी, FTA यहाँ आएगा। उसके बाद क्या आएगा, PTA आएगा। PTA क्या होता है, प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अंतिम दौर का। इसके बाद यहाँ पर हर टैरिफ से क्या होता है, बहुत कम है, जीरो हो जाता, नगण्य हो जाता है, ना के बराबर, और वस्तुओं की संख्या इसमें ज़्यादा हो जाती है। FDA उससे ऊंचे वाला है। तो ये सब याद रखना है। आपसे प्रश्न पूछता है, क्रम पूछ सकता है, बताओ क्रम क्या है भाई। तो ये क्रम याद रखना है, इस तरीके क्रम पूछ सकता है। इकोनॉमिक यूनियन, कॉमन मार्केट, कस्टमर यूनियन, CEPA बनाएगा, FTA बनाएगा, उसके बाद लास्ट में PTA बनाएगा। इस तरीके का थोड़ा सा अंतर आप लोग को याद रखना है। उसके बाद जब ये चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद क्या याद रखना है कि भारत हाल ही में किसके साथ कौन सा संबंध बनाया था, हाल के दिनों का याद रखना है। जैसे 2025 में बहुत धुरंधर, बहुत लोगों से भारत ने क्या किया है, समझौते किए हैं। तो जिसमें आपको याद रखना, आसियान के साथ क्या किया है, कौन सा एग्रीमेंट किया है, 2010 में किया है, आपको याद रखना है। भारत आसियान FTA किया है, FTA के भारत आसियान जोड़ दीजिएगा, जोड़ दें, लिख देना, लिखना पड़ेगा। नहीं लिख देंगे सर, वो एफटीए हमारा भारत आसियान के साथ साइन है पहले से। FTA के नाम दिए हुए, FTA साइन, FTA नाम इंडिया दिए हुए। एशियन FTA है सर। हाँ, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तौर पे इसको बोलता है। कंप्रहेंसिव ही मार्केट है, पर नाम उसको दिया गया है। आप जाइएगा इस वेबसाइट पे ना, भारत सरकार का जो FTA एग्रीमेंट जहाँ पे होता है उस साइट पे जाइए, उसका नाम वही दिए हुए है, तो उसको ध्यान में रख लेना है। अभी भारत आसियान देशों के साथ, सबके साथ अलग अलग नहीं किए हुए हैं, उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, समूह के साथ नहीं। आसियान, सॉरी, आसियान देश लिखना भूल गए हम क्या, आसियान देशों के साथ, ठीक है ना। कुछ कुछ देशों के साथ कई किए करके रखे हुए हैं ना, तो ये याद रखना। जापान के साथ क्या किए हुए हैं, 2011 में क्या हुआ है, CEPA हुआ है ना, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है ना। इसी तरीके से जब आगे बढ़ते, UAE के साथ क्या किया है, बताइए कोई। सेपा किया सर। हाँ, ये भी यही CEPA किया किया। है। हाँ, यही किया है। तो ये कब किया, 2022 में भी होगा, ठीक है। जी उसके सर। बाद आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था, जो एग्जाम BPSC में आपको ACTA पूछा था। किया। हाँ, ये क्या किया है, ECTA, ठीक है ना, ECTA किया है। कब किया है, 2022 में ये भी। 22 फिर में ब्रिटेन के साथ क्या किया, 2025 में एफटीए। FTA किया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका अगला क्या होगा स्टेप। इजराइल के साथ भी। अरे नहीं, अगला क्या स्टेप हो FTA के बाद, अभी बताए ना, तो वो याद रखना है, ठीक है ना। अब है कि PTA जो है बहुत से देशों के साथ कर रखा है, जो अधिमान्य हम PTA की बात करते हैं। जैसे आपको आसियान प्रशांत व्यापार समझौते के तौर पर APTA नाम दिया उसका। तो इस तरीके से सार्क अधिमान्य व्यापार समझौता, साप्टा का नाम सुनते हैं। यस सर। तो क्या है, ये सर। PTA ही है, PTA ही है, साउथ एशियन से, जो आपको ये प्रीफरेंशियल याद ट्रेड रखना। एग्रीमेंट। हाँ, यस सर। ये एग्रीमेंट मोरक्को के साथ किए हुए हैं। फिर उसके पैराग्वे, भारत, इस तरीके के समूह 4-5 देश मिलकर किए हुए हैं। मार्कोसुर का नाम सुने हैं, हाँ हाँ सर, मार्कोस, नाम तो सुना है।
नाम मार्कोस, ये सब डीएनए में आप लोगों को बता रखे, जो डीएनए नहीं करते सीधे सबका देखिए ना, अभी मुंह चुप है, आवाज नहीं निकल रहा है, इधर आ इसमें जाएंगे सर हम लोग। अर्जेंटीना ब्राजील वगैरह है वही ना? हाँ, उरुग्वे, हाँ पैराग्वे उरुग्वे सब है ये शामिल, सर, ये तो सर, ये उसके सर। साथ किए हुए हैं। तो ये सब याद रखना है, ये सब किसके साथ कर रखा है, ठीक है ना, तो ये सब तो याद रखना है। तो इस तरीके से आपको सारे एफटीए का अब है कि आर्थिक कूटनीति क्यों बोला जाए, क्यों बोलना चाहिए इसको, तो बिल्कुल इसको आर्थिक कूटनीति आप लोग बोल सकते हैं। अगर पूछ दे क्यों बोला जाना चाहिए, क्योंकि ये टूल के तौर पर उपयोग कर रहा है, सभी देश करते हैं, अमेरिका भी कर रहा है, रूस भी कर रहा है, यूरोप भी कर रहा है, क्योंकि राजनीतिक संबंध, भू राजनीतिक संबंध कैसे बिगड़ेंगे किसी को नहीं पता है, पर आर्थिक संबंध का गलियारा हमेशा खोल के रखना चाहिए, ये माना जाता है। पाकिस्तान का क्या हालत हुआ, आर्थिक गलियारा बंद हो गया, तभी ना उसके यहाँ इस तरीके की स्थितियां बिगड़ गई। अब तुम पड़ोसी के साथ नहीं कर पा रहे हो, या किसी देश के साथ जहाँ विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है, तुम अपने वस्तुओं को न ले जा पा रहे हो, न यहाँ से कुछ ले जा पा दे पा रहे हो, न ले पा रहे हो, तो तुम क्लोज इकोनॉमी बन जाओगे ऐसे ही ना। तुम किसी खास देश के प्रति वफादारी दिखा रहे हो, तो उसकी चीजें, वो क्या है, उसका उसका टूल क्या है, हमारी वस्तु को अधिक बेचना है। वो तुम्हारा चीज को थोड़ी बेचे, क्योंकि उसके पास पहले से अवेलेबल सस्ता वस्तुएं हैं। तुम उन मार्केटों की खोज करो जो तुम्हारे से कम गुणवत्ता वाले होंगे, तब ना तुम्हारा वस्तु बिकेगा। समझ पाए क्या मैंने बोला? मानी यस सर। एक्स देश है, वाई देश है, इसकी वस्तुओं की गुणवत्ता और मूल्य, ठीक है ना, मूल्य अधिक होना चाहिए और गुणवत्ता कम होना चाहिए, तभी तुम एक्स एक्स वो देश वाला देश इस देश में अधिक लाभ कमा पाएगा, ठीक है ना, तब तुम व्यापार करोगे, तुमको फायदा हो जाएगा। अब मान लो जिसके उच्च वस्तुएं बना हुआ, उच्च गुणवत्ता वाला, मूल्य कम है, तुम उसके साथ व्यापार करो, तुम ऐसे ही चल जाओगे, बेड़ा गर्द हो जाएगा तुम्हारा। चीन के साथ इसका पाकिस्तान के बदहाली का मूल कारण क्या है, यही है। अगर पूछ दे तो आपको ये बताना है, ये कॉन्सेप्ट कि सर उसकी गुण वस्तुएं और सेवाओं के जो वस्तुएं मंगाई जा रही है चीन से, भारत पाकिस्तान की जो वस्तुएं भेजी जा रही है, तो इसके संदर्भ में बता देना है कि उसकी गुणवत्ता तो उच्च है, पहले से उच्च है, और हम क्या भेज रहे हैं, उससे लो क्वालिटी का सामान भेज, तो क्या पाकिस्तान भेज रहा है, तो क्या उसका डिमांड बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा, वहाँ जनता डिमांड ही नहीं करेगी, तो वो उसके ही बाजार पर हावी हो जा रहा है कि मूल्य भी कम रखे हुए हैं, मूल्य भी कम रखे हुए अपने अपने वस्तु का, और क्या करे, गुणवत्ता भी उसका उच्च है, तो क्या होगा, ये चीन है, इस पर पाकिस्तान पर हावी हो ही जाएगा। अब तुम बाजार ऐसा खोजो जहां पर तुम्हारा वस्तु का डिमांड बढ़े, तुम्हारा कभी बाजार क्लोज नहीं होगा। तो एफटीए क्या करता है, यही सब करता है ना, एक बाजार मानक पर ला के दे देता है, चलो तुम्हारा भी वस्तु, मान लीजिए 400 वस्तु तुम्हारा, हमारा 300 वस्तु, तो हम इन 300 वस्तु को रखेंगे, तो भाई मूल्यवान वस्तुओं को रख देंगे, संख्या कम हो जाएगी। और तुम ज्यादा रखो तो कुछ ऐसे वस्तु जो रोजमर्रा की चीजें को रख दो, तो तुम्हारा संख्या लग रहा होगा ज्यादा, पर तुम्हारा प्रॉफिट कम हो रहा होगा, हमको ज्यादा प्रॉफिट होगा। मान लीजिए 1 किलो रुई पर अगर एफटीए लगाया गया, और 1 किलो मान लीजिए सोना पर, केजी सोना पर, तो लाभ किसका ज्यादा होगा, सोना वाले का। सोना वाला पर। तो भाई हम ये वस्तु बेचेंगे, हमारा संख्या भले कम रहे, अगर मान लीजिए पहले हमको यहाँ 40% एफटीए लगाया जा रहा है, वह सीमा शुल्क, अब इसको कर दिया 20%, तो इसका मूल्य बढ़ जाएगा ना। मान लीजिए पहले 40% था, 20% अभी किया गया, मान के चलिए, तो इसका अनुपातिक रूप से इसका मूल्य से तो कम मिलेगा ना इसको, क्योंकि इसका क्विंटल ही चल रहा है 4-5 हजार रुपये, इसका किलो के हिसाब से जोड़ ले, भरी कैसे चल रहा है। समझ गए खेल क्या होता है? तो इस तरीके से याद रखनी, इस चीजों समझनी है। हाँ, हालांकि ये भी ध्यान रखना है, इन वस्तुओं पर जो मूल्य होगा वो कम रखा जाता है, छूट जो होगा 5 से 10% कर देगा, फिर भी हम इसके अनुपातिक रूप से ज्यादा ले पाएंगे, लाभ ले पाएंगे। 5%, 10% अगर सीमा शुल्क में छूट दे दिया, समझ रहे हैं कितना का लाभ, प्रॉफिट जनता को, उपभोक्ता को हो जाएगा। तो ये सब चीज ध्यान रखना है। तो जब भी किसी वस्तु का, किसी के एफटीएम वाले भारत का लिस्ट कम है, तो ये नहीं समझना कि अरे भारत को 300 दिया और उस देश का 500 है, इसका मतलब वो 300 में बहुमूल्य वस्तुओं का ज्यादा होगा लिस्ट। कभी इस तरीके प्रश्न पूछ दिया, देखे हो भारत और यूरोपियन यूनियन का या ब्रिटेन का, देखे हो भारत की वस्तुएं अधिक है, ब्रिटेन का कम है, तो इसका मतलब क्या है? तो भाई इसका मतलब यही होगा कि ब्रिटेन का
जो वस्तु शामिल उसमें किया गया होगा उसमें कुछ धातु मूल्य अधिक वाले होंगे, जिसका मूल्य बाजार मूल्य अधिक होगा, जिसमें एफटीए कहते हैं छूट हमको कम देना है। तो ये सब अंतर थोड़ा देख ले, लिस्ट निकालिएगा समझ में आ जाएगा। ये सब बेसिक चीजें हैं, बाकी सब 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 ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी क्वेश्चन आप लोग उत्तर देते रहिएगा। बाकी का उत्तर तो आप लोग दे ही सकते हैं। एफटीए क्या है, एफडीए से क्या लाभ है, लाभ रहेगा, हानि क्या है, लाभ हानि क्या होगा एफडीए से, कोई बताइए लाभ हानि। हेलो, हो गए क्या सब? सर लाभ में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा अपने प्रोडक्ट का दूसरे मार्केट में, क्योंकि थोड़ा सस्ता निर्यात मिलेगा तो हम वहाँ पे, हाँ ये सर बढ़ेगा, ये ठीक कर है, पाएंगे। निर्यात बढ़ेगा। फिर उसके बाद विदेशी निवेश बढ़ेगा। जी सर। हाँ जी नहीं, सर। हमको नहीं पता, जी हम गलत भी लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतना हमको नहीं सर आता है, इसमें ठीक है ना। रोजगार फिर सृजन भी हो सकता है सर। वेरी गुड, रोजगार सृजन निकाल लिए का 23 सितंबर का एफडीए ने। रोजगार से। नहीं सर, हम जो जो हम बनाए सर उसमें लिखे थे अपना शॉर्ट नोट में। अच्छा ठीक, वेरी गुड। उपभोक्ताओं का क्या होगा, सस्ता सस्ता और क्या मिलेगा, सस्ता और क्या उसको बोलते हैं, अधिक वस्तु मिलेगी, इसको क्या बोलेंगे, विविधता। उपलब्धता अधिक होगी सर, उपलब्धता अधिक होगी। विविधता अधिक होगी, उपलब्धता तो हाँ, उतना नहीं कर कह सकते। सकते हैं। हाँ हाँ वस्तुओं का अधिक मात्रा मिल जाएगा, एक ही चीज हाँ का है वही। ना 4-5 वैरायटी मिल जाएगा, तो ये मिलेगा। ये महत्वपूर्ण रूप से और भी लाभ हो सकते हैं, पर ये चीज ध्यान रखें, मौलिक रूप से इतना तो लाभ व्यक्ति को मिल ही जाएगा, यानी उस देश को लाभ होगा। हानि क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, व्यापार घाटा बढ़ने का संभावना होगा, व्यापार घाटा। तभी तो हम आसियान में जाके समझौता नहीं किए थे, जो आसियान में लॉस ऑस्ट्रेलिया ऑफ और रेवेन्यू जी सर। सर। आसियान ऑस्ट्रेलिया और चीन जो कर रहा था संस्था मिलके, सभी लोग उसका क्या नाम दिए, रिसेप का रिकेप रिसेप, RCEP सर, हाँ RCEP। आरसी, रीजनल वेरी गुड, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन। वेरी गुड। हम तो कभी कभी गलत भी बोलते हैं, रीजन है कि आप लोग को रिवीजन है कि नहीं, ये सब चीज़ों चेक करने के लिए हम पर मत जाइएगा। तो इसमें क्यों नहीं किया, रीजन उसके पीछे कि व्यापार घाटा अधिक होने की संभावना था, डंपिंग कॉन्सेप्ट अधिक जी सर। क्या हो जाता है, ऑरिजिन ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट था, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर नहीं जा पाए। तो ये जाना भी नहीं था, भारत के हित में नहीं होता है। तो व्यापार घाटा बढ़ने की संभावना होती है अगर हम बेहतर रूप से प्रबंधन नहीं कर पाए। उसके बाद क्या होगा, असंतुलन भी बनेगा, किस क्षेत्र में, कहते हैं असंतुलन भी क्रिएट होगा वस्तुओं के ना श्रृंखला में। अब क्या होगा, प्रत्येक उद्योग को क्या होगा, उद्योग को एक्स देश के अनुपात में, मान लीजिए हमको भेजना है एक्स कोई देश में, ये लिस्ट बना हुआ है, उसके अनुसार वस्तुओं का निर्माण करना होगा, है ना। तो हमारे देश की है ना जो डिमांड है वो कहीं पीछे छूट ना जाएगा, ये सबसे बड़ा कारण होता है। कंपटीशन भी बढ़ेगा सर लोकल प्रोडक्ट से। लोकल प्रोडक्ट पर हाँ कंपटीशन बढ़ेगा, पर ये ज़्यादा असंतुलन का स्थिति क्रिएट कर दे, क्योंकि जब जान रहे हैं कि हम सरकार लिस्ट कर रखी है 400 वस्तुओं का, तो ये पता है कि 400 वस्तुएं हमको अधिक लाभ देगा दूसरे देश में, तो सभी जी कंपनियां क्या करती है, इसको निर्मित करना शुरू कर देती है। प्रोडक्ट का डिमांड वहाँ पूरा करना है ना, तो जिस कंपनी पर ये प्रोडक्ट रहेगा 400 लिस्ट का प्रोडक्ट, कुछ भी आप 400 में बना के रख रहे हैं, उसको पहले भेजने की कोशिश करें। जैसे मालदा सियालदा आम को क्या किया जाता है, दुबई भेजा जाता है, हम लोगों को सिपली आम खिलाया जाता है। हापुस आम हम लोग खाए हैं आज तक, हैं? नाम भी नहीं सुने थे सर। हापुस आम मिलेगा ही नहीं आपको। फिर मालदा, ये दुधिया मालदा आम मिलेगा। सर मुजफ्फरपुर का ही बड़ा बड़ा लीची तो वहां भेज दिया जाता बाहर। तो वही हम पहले तो सिंपल सा सोचिए, दुधिया आम मालदा मिलेगा, नहीं मिलेगा। और नाम पर जो बेच रहा है वो बुर्बक बना रहा है, क्योंकि वो सारे उच्च क्वालिटी की चीजें आपको क्या कीजिए दूसरे देश भेज दी जाती है, क्योंकि वहाँ लाभ हमको अधिक कमाना है। जो आप दीजिएगा 100 रुपये 200 रुपये में 10 बार बार्गेनिंग कीजिएगा, लड़ाई झगड़ा कीजिए, वो सीधे वो हमको 500 रुपये केजी दे रहा है वहाँ। ऐसे ही लीची में, ऐसे ही हर प्रोडक्ट में, अमरूद जो आप लोग खाते हैं, इससे बेस्ट क्वालिटी अमरूद बाहर जाता है, इससे बेस्ट क्वालिटी संतरा बाहर जाती है जिन देशों में डिमांड होता है। तो भाई हमारे पास क्या बच जाता है, जो डिमांड हमारे पास हमारे मार्केट को पूरा करता है, वो आपको सेकेंड और थर्ड स्टेज वाला जो प्रोडक्ट होता है वो मिलता है। तो हम भी उसमें खुश हैं भाई, हमको मालदा आम मिल गया है, दुधिया मालदा आम मिल गया है। मुझे याद है मैं 2012 में
यहाँ गया था पाटलिपुत्रा के पार्क में, पाटलिपुत्रा के बगीचा आगे जाइएगा, सोनपुर मेला के आगे, सोनपुर जहाँ लगता है मेला ना, उस रूट से जाइएगा, एक पार्क है जहाँ पर दूधिया आम मिलता है। पता है हमको वहाँ पर वेटिंग करना पड़ा, बहुत सा पेड़ भी लगाना पड़ा, तब जाके दूधिया आम मिला था हमको। तो एक पेटी हम बंगलोर भैया को भेजे थे अपने, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो कुछ जगह सीमित होते हैं। कुछ दूध डाल के आम को बनाया जा रहा है, सृजित किया जा रहा है, उसका नाम ही दूधिया है, जो मुगल दरबार में कभी आम खाया जाता था। आपका उच्च हमारे यहाँ क्वालिटी का होता है जो सर, चिनिया हमारे केला है आसपास में। उन्हें, तो वो जो हो रहा है, तो वो आपको जो उच्च क्वालिटी का आपके थोड़ी मार्केट में, जिसका पेड़ है वो तो खाएगा ही। हम और आपकी जनता की बात कर रहे हैं। अब आप जी घर सर। में रखिएगा दूधिया मालदा, तो आप तो खाइएगा नहीं, तो कौन खाएगा? हम लोग खाएंगे। हम अगर पहुंच बना पाएंगे तब ना आप हम जानेंगे हाँ हमारे पास वो मार्केट में है। हमको क्या मिल रहा है? हाफुड़ सिपलू तिपलू आम मिल रहा है, हम लोग खा रहे हैं उसी को। लीची थर्ड क्वालिटी की लीची हम लोग को मिलता है, क्योंकि अधिक लाभ करना। तो यही असंतुलन की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे उपभोक्ताओं के बीच में असंतुलन हो जाता है डिमांड को लेकर। तो ये सब चीजें ध्यान रखना है। इतना लंबा चौड़ा बोलने का अर्थ यही था कि आप इस चीज को समझिए, असंतुलन क्या है। तो उच्च क्वालिटी के वस्तुओं का मार्केट, हमारे मार्केट में मात्रा कम हो जाएगी। आप ये सर सब एक खाइए, देखिए। बोलिए। सर एक एडिटोरियल में आया था द हिंदू में कि हम्म जैसे हमारा जब एफटीए साइन हुआ था ना यूके के साथ, तब आया था कि हम्म चाइना हम्म का भी सर जैसे आसियान के साथ डिफिसिट रहता है, ट्रेड मतलब घाटे में रहता है, लेकिन फिर हम्म भी चाइना आसियान के साथ एफटीए साइन किए हुए है। और इसका सर हम्म उसमें रीजन था कि एक बड़ा रीजन है कि चाइना अपना बहुत बड़ा मार्केट आसियान को के लिए ओपन रखता है, और हम्म उसके तहत वो आसियान को यूएस के लॉबी में जाने से रोकता है, बचाता है, हम्म क्योंकि आसियान पे कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस रहता है कि अगर हम यूएस तरफ बढ़ेंगे तो चाइना कहीं ना कहीं अपने मार्केट बंद करेगा हमारे लिए। तो ये जियोपॉलिटिकल भी कहीं ना कहीं लाभ देता है सर, अगर हम इस चीज में देखें तो। अगर अब इंडिया जैसे दूसरा आसियान के साथ एफटी। दूसरा कॉन्सेप्ट हाँ सुनिए इसका। चीन के साथ ऑरिजिन ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट लागू होता है। हाँ, ये सर वो भी है एक रूल ऑफ ओरिजिन, रूल ऑफ जहाँ ओरिजिन जो से। है, अब क्या आपको लगता है ताइवान की चीजें चीन में जाती है? मान लीजिए भारत अपना कोई प्रोडक्ट भेजना चाहता है, ठीक ना, चीन में डंपिंग करके या ओरिजिन ऑफ स्टेट वाला कॉन्सेप्ट लगा के कि हमारे साथ वो प्रतिबंध लगा, हम तुम्हारे वस्तुओं को नहीं लेंगे, ओरिजिन ऑफ स्टेट वाला कॉन्सेप्ट लगाना, ठेपा लगाना पड़ेगा। और उसके लिए सीमा शुल्क हम बना के रखे हुए हैं। अब है कि हम थाईलैंड के साथ, वियतनाम के साथ रख रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा चीज को हम प्रोडक्ट को कम में देंगे। तो चाइना यही रूल अपनाए तो ठीक है, तो क्या भारत के प्रोडक्ट को चाइना में इस तरीके का ओरिजिन स्पेस मिलता है जो चिंता रहेगा चीन को? नहीं सर। क्योंकि उसका प्रोडक्ट, उसको पता है कि मेरा प्रोडक्ट 10 रुपया में मिल रहा है। आपके बेडरूम तक पहुंच गया, आपको नहीं पता। आपके बच्चे के खिलौने तक पहुंच गया, आपको नहीं पता है। तो इसमें सर कहीं ना आपके कहीं एक दे, रूल दे, ऑफ दे, ओरिजिन मेजर रोल प्ले कर रहा है कि हाँ रूल हाँ, ऑफ देवी ओरिजिन। देवताओं तक पहुंच गया आपका। देवी देवता जितना भी दुर्गा पूजा और ये सब में नवरात्रि, सॉरी, दीपावली में मूर्तियां खरीदे होंगे आप लोग, छोटी छोटी मूर्तियां, कहाँ से आता है? आपको उन चीन को पता, आपका टेस्ट पता है कि आपका विचार कैसा है। वो रिसर्च कर रहा, सारी चीजें कर रहा, और उसके वस्तु का मूल्य 30 रुपया मान लीजिए बना है, वो भेज रहा आपके लिए, 30 रुपया में मूर्ति मिल जा रहा है आपको ना, 30 से लेकर हाई रेंज तो तक। ओरिजिन ऑफ स्टेट क्या होता है? मतलब कोई वस्तु का निर्माण जो बेस है वो कहाँ पे हुआ है, जड़। हाँ, वो बताना होता है। ये बस दो देशों के बीच संबंधों को लेकर यह नियम कानून बना हुआ, सीमा शुल्क को लेकर सभी देश इसका पालन करते हैं, पर कोई चोर देश होते हैं। मान मतलब लीजिए सर जैसे एग्जाम्पल के तौर, मान ये लीजिए बता एग्जाम देश सक। पर हाँ ये सर। भारत ने ओरिजिन ऑफ स्टेट का बना कर रखा है। ओरिजिन कहाँ हुआ, कहाँ से हुआ ओरिजिन ऑफ स्टेट, ठीक है ना? तो हमने एफटीए किया है वियतनाम के साथ। तो हम यहाँ पर क्या करें, 5% का सीमा शुल्क ले रहे हैं, सीमा शुल्क, ठीक है ना? इसी हाँ। वस्तु को हम मान लीजिए मेरे यहाँ आएगा, वियतनाम की वस्तु हमारे पास आता है, उसका 5% रखे हुए, और यही वस्तु चीन से आता है, उस पर हम 15% लगाए हुए, ठीक है ना? सेम टू सेम। हाँ। तो मान लीजिए वो क्या करेगा, 10% बचाने के लिए क्या करेगा, इस वस्तु को वियतनाम भेजेगा, वियतनाम में डंपिंग बनाएगा, फौजरी कंपनी होता है, और उस पर वियतनाम का टैग लगा के हमारे पास भेज देगा। पर हमारे सीमा शुल्क के लोग जो रहेंगे, सीमा पर तैनात रहते, वो क्या देखेंगे, ओरिजिन ऑफ स्टेट कहाँ का, वियतनाम का। तो उस पर कितना % का टैक्स लेंगे? 5%।
5%। लॉस किसको हो रहा है? इनको बीच लॉस वाले किसको लॉस जो ले किसको? रहा बीच है वाले। उसको, जहाँ 15% लेना चाहिए तो इंडिया को हो रहा है वहाँ सर। इंडिया इंडिया को हो रहा है ना, जो- तो ये नियम है, सभी देश लगा के रखते हैं। तो इसी का लाभ है ना चाइना करता है। भारत एशियान और उस देशों के साथ जो रिसेप की बात हो रही है, इसका समझौता करता है ना, तो क्या करा वो पहले से ही ये कॉन्सेप्ट चीन लगा के रखता है। कुछ कुछ देश को, लाओस से, वियतनाम से और XYZ को, छोटे छोटे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से ये फर्जी कंपनी बना के उन देशों में रखे हुए है, और वो अपने माल को वहाँ मंगाता है, फिर यहाँ से उस देश का टैग लगा के भारत को भेजता है। तो प्रॉफिट उसको चीन को ज्यादा हो रहा था, इसीलिए भारत उस एग्रीमेंट से बाहर रहा, और यही कोई कारण सोचता नहीं। है कि क्या कहते हैं गलत क्या? तरीके का नीति अपना के चाइना है के ऊपर निकल रहा है। बहुत सी नीति, अरे सब करते हैं। इंडिया इंडिया भी अपने स्तर पर कहीं कहीं करता है, ऐसा नहीं, सभी देश करते हैं, पर मात्रात्मक रूप से हम क्यों उसे नहीं कर पा रहे हैं? तो मान लीजिए इस तरीके का प्रतिस्पर्धा, उसके पीछे रीजन क्या है कि वो बल्क में वस्तुओं का निर्माण करता है। मान लीजिए डिमांड आपका 1000 है ना, 1000 कर दिए, 1000 वस्तुओं का डिमांड आप रखे हुए हैं। हर बार पैसा काहे लिखा रहा है जी? प्रोडक्ट 1000 का डिमांड है, तो क्या करेगा वो? मार्केट एनालिसिस करेगा कि हाँ इसका डिमांड अगले 2 4 5 साल तक कितना होगा। एक साथ 10,000 वो प्रोडक्ट का निर्माण कर देगा और डंप यार्ड में रखे रहेगा, और वो बार बार भेजेगा। तो मतलब जितना एडवांस मात्रा, करके रख ले रहता है सर आगे 5 साल तक। हाँ, और ये एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी में कि जिस वस्तु का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है ना, उसके उत्पादन मूल्य कम होते हैं, उत्पादन कॉस्ट मूल्य बढ़ कम जाता है होता सर है, वो। जी सर। मूल्य कम लगता है, ठीक है ना। बाकायदा छोटे छोटे मात्रा, जैसे शादी कार्ड आप लोग बनाने जाते हैं, जी सर। शादी कार्ड या यात्रा कार्ड, क्या बोलता है? 1000 बना लीजिए सर, आपको लाभ होगा। जाके आपको जरूरत होगा 100 का ही, पर वो 1000 तक बोलेगा। 1000 बनाइए, उसका भी उतना ही लगेगा सर, 100 का भी उतना लगेगा, क्योंकि पेपर साइज ये वो सारा चीज उतना ही खर्च होना है। तो आप लालच में क्या करते हैं, चलो छापवा लो, जितना लोगों को देना है देंगे, नहीं ऐसा घर में उसके पड़ा पास रहेगा। कैपिटल है इसलिए कर पा रहा है। क्या सर? उसके पास कैपिटल बहुत ज्यादा इसलिए कर पा रहा है ना सर, हम लोग तो कर नहीं पाएंगे हाँ, इतना। कैप नहीं, बाजार एनालिसिस कर पा रहा, रिस्क कॉन्सेप्ट ज्यादा उसके पास है। फिर उसके बाद और भी कैपिटल के तौर पर, अभी ना कैपिटल उसके पास और आया, आज उसके से पास 20 साल पहले रिसर्च क्या था? डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। आप रिसर्च एंड डेवलप, R&D कॉन्सेप्ट जाइए, बच्चों को बचपन से ही तैयार करता है अपने इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करने। जाके देखिए, हमारे से रील थोड़ी चला रहा है। माँ बेटा लोग, माँ और बाबू क्या कर रहे हैं? रील बनवा रहे हैं अपने बच्चों से। उनके माँ पिता क्या करवा रहे हो अपने बच्चों से? जाकर देखिए। वही सर, छोटा छोटा रोबोटिक चीज रोब हम लोग बात रोबो से रो, रो, हाँ, रोबोटिक्स वाले सेमिनार में भेज रहे हैं, AI के कॉन्सेप्ट में भेज रहे हैं अपने बच्चों को, जो 5 6 साल का बच्चा है। अरे इन ब्रिंग, जिस रूप से वो होगा उसी रूप से वो उत्पादन दे पाएगा राज को ना। पर बाद में हम लड़ाई करेंगे चाइना के साथ कि ये चाइना हमसे आगे निकल गया। तुम अपने नस्ल को कैसे तैयार करो ये पहले नहीं देख रहे हो। अब सरकार हर जगह लाके जाएगी, आपको लाठी डंडा लेके बैठ के हर व्यक्ति के पीछे पुलिस थोड़ी लगा सकती है। आपका दायित्व आपको पता होना चाहिए ना। आजकल के पिता माता क्या कर रहे हैं? बच्चा थोड़ा सा रोने लगता है, तुरंत मोबाइल पकड़ा देता है, लो बच्चा तुम खाओ देखो। तो वो बच्चा क्या कर रहा है? कार्टून में ही जा रहा है। इंडिया में ही सबसे ज्यादा कार्टून सीरीज चल रहा है विश्व में। एक रिसर्च आया हुआ, आप पढ़िएगा उस रिसर्चों को। ये सब चीजें काम करती है बैक में, तो ये सब चीजें समझनी होगी वो क्यों आगे बढ़ गया। उससे बेस्ट एनालिसिस कीजिए, उसका बेस्ट रिसर्च कीजिए, तब समझ में आएगा। आप इतना ही समझिए ना, आपके दिमाग में क्या चल रहा है अपने त्योहार को लेकर, अगला त्योहार को लेकर, वो चाइना उस प्रोडक्ट को लाके उतार दे रहा है। तो आप सोच के देखिए वो कितना डीप एनालिसिस करता होगा। ऐसे ही थोड़ी वो आगे बढ़ गया। समझ हम, करना है, हम लोग का एनालिसिस वो कर रहा है बैठ के। हाँ, बैठ के हम क्या सोच रहे हैं, हमारा अगला त्योहार में क्या क्या डेकोरेशन होना चाहिए, किस तरीके का हम झालर पार्टी लगाएंगे, वो सब भेज दे रहा है पहले ही। आपके सोचने जैसे ही मार्केट, सर हम तो यही सोच रहे थे, हमको यही चाहिए था, इसी डिजाइन का चाहिए था। विंग एनालिसिस वो बना के रखा है इसे। आज रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे यहाँ 2% देने में, 3% देने में पसीना उतर जाए बजट में, और वो लोग क्या कर रहा है? 10 12% अपना कर रहा हम है। लोग तो ऐसे प्राइवेट प्रोडक्ट को खरीदते हैं कि चलो 200 रुपए में लाइट मिल रहा है, यही चला लेते हैं, अगले साल फिर हाँ, खरीद लेंगे। यहाँ इंडियन हाँ, लाइट 1000 2000 का आता है। तो वही चीज क्यों नहीं हो रहा कि हमको उस तरीके की व्यवस्थाओं को क्रिएट नहीं करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग को हम मजबूत नहीं कर रखे, व्यक्ति विशेष जो काम भी कर रहा है उसको प्रमोट नहीं कर, उसको इतना कागजी संस्थाओं में फंसा के रखे हैं। आप एग्जाम्पल तो मैं तो अपना दे ही रहा हूँ ना।
अरे मुझे फाउंडेशन बनाना है, मुझे काम करना है, मेरी इच्छा है, हमारे लोगों को इच्छा है, पर तुम कागज ही नहीं क्रिएट करके दे रहे हो। मैं प्रोप्राइटरशिप के लिए अभी 3 महीने से परेशान हूँ। जीएसटी बनाने में उनको 4 बार एग्रीमेंट मांगा मेरा घर का, सोच लीजिए, जहाँ मेरा और जहाँ ऑफिस का एग्रीमेंट चाहिए। क्रिमिनल लोग तुरंत घुस जाएगा, तुरंत चीज़ों को व्यवस्थाओं को ठीक कर ले, पर ईमानदार व्यक्तियों के साथ आप कागजों में फंसा कर रखते, तो क्या आपके यहाँ डेवलपमेंट होगा? ये सब चीज़ें समझिए। पर चाइना हमसे क्यों आगे बढ़ रहा है, अमेरिका क्यों बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें सोचिएगा। एक अभी एक ब्रॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा का विषय। अमेरिका में कोई कंपनी, भारत का व्यक्ति कोई गया कुछ खोलने के लिए, उसका 24 आवर में उसका कंपनी स्टार्ट हो गया। मेल उसका आ गया कि आप काम कर सकते हैं, आपकी सारी कागजी कार्रवाई जो भी था वो पूरी होगी 24 घंटा के अंदर। उस देश में निवेश ज्यादा आएगा, उस देश में काम करेगा लोग, अधिक मजा लगेगा, उसको इंटरेस्ट और प्रॉफिट ज्यादा होगा कि हमारे जैसे देश में, जहाँ पर लाल फीताशाही का कॉन्सेप्ट, हमारे बबुआ लोग ऐसे हैं कि चैम्बर के बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। ये पक्ष है, ये सब चीजों को ध्यान में रखना है। केवल बुराई उसको इस आधार पर नहीं करना है कि वो हमसे आगे बढ़ गया तो हम उसका बुराई कर रहे हैं या उसकी तुलना हम नहीं कर रहे, हमारा दुश्मन देश है। यहाँ पे क्या है सर इस देश में कि आप मतलब स्टार्टिंग में जब कोई चीज नया स्टार्टअप डालेंगे ना, उसमें बहुत हाँ परेशानी होगा। जब आप सक्सेस हो जाएंगे ना, बहुत बड़े आदमी हाँ बन जाएंगे, तब टैक्स हाँ का बोझ इतना डाला जाएगा आपके ऊपर, हाँ लगेगा आप ही वसूल के पूरा देश चलवा लेगा ये। हाँ, देश चलवा लेगा। अभी टैक्स, बड़े अमीर आदमियों का टैक्स का प्रोसेसिंग जाकर देखिए। और मैं डीएनए में जब भी बात किया अंबानी और अदानी को लेकर, मैंने बोला कि विश्व को, अगर भारत को विकसित करना है तो अपने प्राइवेट पार्टियों को मजबूत करना होगा। नहीं तो भारत के पास इतना संसाधन, एसेट क्रिएशन करने की शक्ति है ही नहीं। अपने किसी पास है, किसी भी सरकारी सार्वजनिक एजेंसियों के पास है, अपने भूमि को लेकर कैसे हमको प्रबंधन करना है। में सब लोग टैक्स चोरी करने लगते हैं ना, वो लोग कभी कभी तो वो टैक्स अपना चोरी, होने लगता है सर, वो लोग कि हम लोग यहाँ तक बढ़े हैं ना सर, सरकार का कोई मदद नहीं मिला, बहुत संघर्ष किए हैं, 20 साल लगा, यहाँ आए हैं एक तो ही बार, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सब पैसा दे देंगे क्या? तो वही चीज है। तो ये सब चीज समझनी पड़ेगी, तुलना। देखिए, ये बात भावनाओं के तौर पर हम बोल रहे हैं आप लोग से, पर एग्जाम में ये सब बात नहीं बोलना है, पहले समझ लीजिए। बस क्या करना है, उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर हमको और मजबूत करने की जरूरत है। फिर उसके बाद बल्क जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करने की जरूरत है, बल्क में हम लोग प्रोडक्शन करें। उसके लिए पीएलआई योजना जो हमारा आया हुआ है, पीआईएल योजना, तो उसको हम बेहतर कर सकते हैं और क्षेत्र तक विस्तृत कर सकते हैं, ताकि हम प्रतिस्पर्धा कर सके। ये सब बात बोल के निकल जानी है, लड़ने झगड़ने नहीं, ये तो समझाने के लिए बता रहे हैं ना कि कमियां कहाँ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस केवल किताबों में नहीं रहनी चाहिए, वो तो धरातल पर दिखनी चाहिए ना। चाहिए तो 24 घंटे के अंदर खोल के दीजिए कागजी कार्रवाई, उसके बाद अपना प्राइवेट पार्टी अपने अनुसार काम करेगी। पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा हमारे देश में पॉसिबल है अभी। हाँ, बहुत सुधार हुआ है, इसमें दो राय नहीं है, चीजें बहुत बदली हैं, पर उसको और भी तीव्र बनाने की जरूरत है ना। हमको ये सोचना है कि चीन और अमेरिका क्यों हमसे आगे, हम क्यों नहीं रहेंगे पहले नंबर पर। पर हमारे देश में क्या है कि एक पैर बढ़ाने वाला भी तो, पैर 10 खींचने वाला भी तो है, समझ लीजिएगा। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखना, कंट्रोल वे में सारी बातें बोलने, भावनाओं के तौर पर बोल दिए वो अलग मैटर है, ठीक है। तो क्या बोलना है, कंक्लूड कीजिए फटाफट, आगे बढ़ेंगे, खत्म करेंगे आज का सेशन। क्या बोलिएगा इस मैटर में? हेलो, बताया जाए? कोई नहीं बोल रहे हैं। श्रवण जी, मनीषा जी, प्रतिमा जी, नेहा जी, संदीप, सभी लोग बोलिए। सब एक साथ ही चुप हो जाता था। तो वही तो हम बोल रहे हैं, क्या दिक्कत? मजा नहीं लगा क्या आज का क्लास? अच्छा लगता था। तो फिर बोलना चाहिए, चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए, फिर मौका मिलेगा इस तरीके से। और भी जगह काम कर रहे हो आप लोग, देख नहीं रहे होंगे। जितना हम भुकवा भुकवा के बुलाते फिर भी आप नहीं बोलते, तो समस्या भाई बहुत विकट है। थोड़ा सा चीजों को लेकर एक्सप्लोर कीजिए खुद को। मेरा कहना यह है ना, जितनी बार यहाँ बोलिएगा, जितना गलती यहाँ करिएगा, उतना बेहतर बन के जा पाइएगा आगे। क्योंकि वो एग्जाम हॉल में आप ना, मेंस के समय वहाँ सोचने का समय होता है, इंटरव्यू समय सांस लेने का तो फुर्सत ही नहीं होता। कब 15 मिनट आपका पता बीत जाएगा खुद नहीं पता। हो गया सर मेरा इंटरव्यू,
लिटरली बता रहे 15-20 मिनट आपको समय नहीं पता चलेगा कि आपको कब बीत गया। अभी तो आए थे, अभी निकाल दे रहा, तो बाहर जाके टाइम देखे नहीं तो 15-20 मिनट का इंटरव्यू चल गया। आपका मित्र सहपाठी बोले अरे इतना देर क्या कर रहे थे अंदर। ये सब चीज़ों से बचना है, बोलिए जितना बोल सकते हैं बोलिए, चीज़ों को लेकर सोचिए, टॉपिक दिया जाता है उसको डीप एनालिसिस करके आइए कि हाँ उस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, या आपके दिमाग में क्या नया क्वेश्चन है, अगर वही क्वेश्चन वो उनके दिमाग में पूछ दे तो कैसे उत्तर देंगे। तो ये सब करिए तो और भी मज़ा लगेगा चीज़ों को लेकर, और भी बेहतर निकल पाइएगा। देखिए सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, सभी लोगों के लिए, पर सिलेक्शन होने के लिए वो प्रयास भी ज़रूरी है जो करना, जो उसकी डिमांड है कि नहीं, जी जी सर। जी सर। सर। यस सर। कि केवल हम क्वेश्चन दे दे, टॉपिक दे दे, उसको पढ़ लीजिए, उसका क्रिप्स नोट्स बना के दे दीजिए, डीप एनालिसिस कीजिए, 10 मिनट उसके लिए सोचिए, आलतू फालतू कामों से भी बचिए आप लोग। जब तक इंटरव्यू आप लोगों का नहीं हो जाता उसके बाद जितने पोस्ट ले लीजिए, जितना होगा तो हम आपको बताएंगे यहाँ जाइए वहाँ जाइए, यहाँ बहुत चीज़ें नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो एक्सप्लोर करते रहिएगा सोसाइटी को और इन्वायरमेंट को आप लोग। पर अभी आपका क्या है, अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक को एक्सप्लोर कीजिए, उतना ही कम कष्ट होगा, उतना ही बेहतर तरीके से बोल के आ पाइएगा, और जितना हो सके बोल के देखिए, बोलना सीखिए, क्योंकि वहाँ पहला ही सवाल जैसे ही जवाब आए वहाँ चुप रह सकते हैं, वहाँ तो बोलना पड़ेगा ना। हेजिटेशन बहुत से लोगों में है, जल्दी जल्दी बोलने में हेजिटेशन हो जाता है, नहीं देखते हम बल्ब का, इतनी चीज़ों को हम बात बोलते हैं फिर भी कभी कभी बल्ब कर जाते, रुक जाते हैं। मेरे लोग क्या बोलते हैं, मेरे टीम के लोग, सर आप कॉन्फिडेंट आप में नहीं है। अरे वो कारण नहीं है, बोलते वक्त मुंह सूख जाएगा, बोलते वक्त आपको कुछ चीज़ें याद आ जाएंगी जो नहीं बोलना, कुछ मर्यादित होकर बोलना है, ये सब दिमाग में अचानक आ जाता है, तो क्या होता है आप बोलते हुए रुक जाते हैं। तो सीखिए सब, और इनमें ओपन प्लेटफॉर्म पर बोलता है ये सब बात, इसमें छिपाने की क्या बात है, सीखने की, लर्निंग कॉन्सेप्ट पता है ना, उसको बेहतर रखने का तरीका सीख जाना है, और क्या करना है। अभी कोई एक वीडियो साहब हमको मैसेज किए हैं, कहीं के वीडियो साहब हैं कि 17वीं बीपीएससी में कटअप कितना जाएगा, जाके देखिए उसमें क्या उन्होंने लिखा है कि क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कुछ बात ऐसा लिखे हैं उनके नज़रिए में बेहतर होगा, पर वो दूसरे चीज़ों को देखकर नहीं आए होंगे, हमको इसकी गारंटी है। अगर आप निपुण सीरीज को देखकर आते मेरे वीडियो को, उस पर कमेंट करते, तो आप बेहतर चीज़ समझ पाते कि हम क्या देना चाहते, किस तरीके से काम करना चाहते हैं। अभी सब यूट्यूब पर लगे पड़े हैं कि ये होगा वो होगा, बच्चों को ह्यूमिलेट करने पर लगे हुए। क्या हम यूट्यूब पर ऐसी कुछ चीज़ें डाल रहे हैं? क्यों हम फोकस कर रहे हैं आप लोगों पर? आप लोग का रिजल्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। पर अभी जाएंगे यूट्यूब पर छोटा छोटा आइटम बम डालने के लिए कि नहीं क्या हुआ कि रिजल्ट इतना पर आएगा। आजकल इसमें कुछ बहुत तार्किक रहता है, बहुत कुछ मतलब फैक्टर को आप देखते हैं तो ही आप कुछ निष्कर्ष पर हाँ पहुंचते हैं। हाँ, मान लीजिए हम 700 कॉपी देखे हैं मेंस का, आंसर राइटिंग 650-700 कॉपियाँ आई मेरे पास, तो मैं उन कॉपियों के आधार पर बोल रहा हूँ कि इस पर कटअप इतना ही होगा। उससे पहले मेरे पास सारे का 5,000-6,000 बच्चों का फीडबैक आ रखा था मेंस देने के बाद, क्योंकि मैं जिस संस्था से जुड़ा था वहाँ पर लिटरली मैं बताऊँ 10 से 12,000 मेरे ग्रुप में काम कर रहे थे। मैं 24 ग्रुपों को क्या कर रहा था, हैंडल कर रहा था एक साथ, और जिसमें 1,000, 800, 900 बच्चे हुआ करते थे, और जिससे मैं नंबर मेरे पास सारे लोगों का है, पर्सनली लोग जानते हैं हमको है। तो ये डाटा के आधार पर हम बोलते हैं, ऐसे हवाबाजी में थोड़ी कि पोल चला दिए ये टेलीग्राम चैनल पर, ये व्हाट्सएप चैनल पर। देखिए मेरा पोल हम कराया आज तक, आज तक जाकर देखिए टेलीग्राम चैनल पोल कराए कि कितना कटअप आप लोग आएगा, कितना नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता है बच्चे का फीडबैक, ओरिजिनल बच्चों का फीडबैक आ चुका है। और 88 बोले थे, 88 ही लगभग आया। ग्रुप में मैं भी स्क्रीनशॉट भेजूँ आप लोगों को, देखिएगा तो सर चीज़ें तो ये समझ में कॉपी आएगी। इवेल्युएशन, यस सर, देखे हैं। कॉपी इवेल्युएशन के बाद सर फिर क्या फील हुआ? जितना आपने गेस किया था उसी के नियर अबाउट मेजोरिटी नियर है, अबाउट मतलब उतना कटअप ही आ सकते रहेगा, थे। मान लीजिए, हाँ नियर अबाउट उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा चीजें नहीं होंगी। मेंस का कटअप आप फाइनल लिस्ट का कटअप बढ़ेगा, क्योंकि संख्या लेनी है, क्योंकि इस बार जितने बच्चे का सिलेक्शन हुआ सब मेरिट वाले बच्चे होंगे, जो क्योंकि जो और भी अदर्स एग्जाम वाले बच्चे होते हैं ना, इस बार मेंस में उनका हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन जो था, डीआई का क्वेश्चन और सेकेंड पेपर का, वो उन बच्चों के बस की बात ही है ही नहीं थी। और जानते मजे की बात, उस प्रकार के बच्चे भी मेरे पास थे, उन लोगों का एक भी कॉल, एक भी मैसेज नहीं आया अभी तक।
ना मेंस के बाद, ना इंटरव्यू के ये कॉपी अपलोड होने के बाद। तो इसका मतलब यही निकाला जा सकता है ना, 150-200 बच्चे का तो वो लोग भी लिस्ट में होंगे नाम। तो जब एक का भी कॉल नहीं आया मतलब लगभग लोगों का खराब हुआ होगा ना। मान लीजिए जो पढ़ हो रहे हैं सकता है। साल 1.5 साल, तो उनका हालत खराब हो रखा था, उनकी क्या क्या मसाद है, उस आंसर दे के आ गए होंगे आप लोग को लगता है? हाँ, 1-2 बच्चे उस नहीं, तरीके के होंगे, दिए होंगे। पर डाटा यही बोल रहा है कि आपका जो 420 से 440 का कट ऑफ एनालिसिस किया हुआ, इसी के बीच में या इसके 5 नंबर इधर-उधर कर लीजिए, जो भी आपको लगता है। जनरल कैटेगरी का ये कट ऑफ होगा, उसी के अनुपात अपना-अपना कैटेगरी में देख लीजिए, 40-45 नंबर कम कर लीजिए, इस बार कम होने वाला है पिछला कट ऑफ से। और इस बार लगिए, दम के लगिए, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। हम लिस्ट भी दे रखे हैं अपने ग्रुप में, देखिएगा जिस दिन आएगा ना, मैं उस दिन डेट बाय काट के स्क्रीनशॉट लगाऊंगा। कुछ लोग टॉपर के लिस्ट में भी हैं, पर मेहनत कीजिएगा तब ना। और ग्रुप वाले को पता है, मेरे जो हमारे एकेडमिक ग्रुप हम लोग का है, उसमें जो मेंबर सब हैं, अब कॉपी सबका देख के मैंने लिस्ट बता रखा है, इनका रैंक, इनका लिस्ट में नाम होगा इस साल। अब कितना कौन टॉपर बनेंगे, कौन रैंकर बनेंगे, वो बात की बातें हैं। सर वो लिस्ट कहाँ है? नहीं, लिस्ट कैसे दे देंगे अभी? अभी फुल जाइएगा, मेहनत कीजिएगा ही नहीं। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी टीम की, उस ग्रुप में डाला हुआ पिन किया हुआ मैसेज है। देखिए उसमें ओके लिस्ट में सर। नाम है। आप लोग मेहनत कीजिएगा, चीज़ों को करिए, देखिए नहीं होगा। अब ऐसे ही थोड़ी हवा में बातें हो रही है, डाटा के बाद आधार पर बातें हो रही है। उतनी कॉपियाँ देखे, किसी का 62 से ज़्यादा आप लोग का क्या कहते हैं डीआई में नंबर नहीं है, औसतन नंबर है 40 से 45 55 50 तक नंबर है। कुछ बच्चे 30 ला के, आपको 30-35 ला के भी उनका रिजल्ट होगा, पर है कि वो नीचे वाले पायदान पर होंगे। कोई सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन का सही है, ये फर्स्ट सेकेंड पेपर का, और औसतन सारा क्वेश्चन लिखे। किन्हीं किन्हीं बच्चे का विश्वास नहीं था, सर हम लिख के आए हैं अच्छा नंबर है, वो पूरा क्वेश्चन लिख कर आए हैं, सब क्वेश्चन। डीआई खराब है, 50 नंबर है, पर सारे क्वेश्चन को लिख के आए, सारे पेज को अच्छे से फिल करके आए हैं। तो उनको औसत नंबर भी मिलेगा, और अनुपातिक रूप से वो निकल ही जाएंगे आगे। उनका 400 कितना जा रहा है, 458 जा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे प्रेजेंटेशन इतना अच्छा उनका है कि प्रथम दृष्टया ही लग जा रहा है, नहीं इसकी कॉपी अलग है। अपने ग्रुप में उनका कॉपी भी शेयर किए हैं, देखिए ये कॉपी को एक बार जरूर देखिएगा, ये टॉप लिस्ट में जाएगा वो बच्चा। अब नाम नहीं लूंगा, पर वो जाएगा। तो ये सब डाटा के आधार पर हो रही, तो इसलिए जो बातें बोल रहे हैं थोड़ा सा उसको सीरियस रहिए, खुद को एनालिसिस कीजिए कि उस टॉपिक को हम कैसे बेस्ट कर सकते हैं। एफटीए आए तो एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उस पर किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछे, आप उस पर परफेक्ट 2 मिनट बोलने की क्षमता हो। नहीं बोलिए तो दूसरे क्वेश्चन पर जाएगा, दूसरे क्वेश्चन पर जाने का मतलब है आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाइएगा वहां पर, और चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाएंगी। तो कम से कम क्या कीजिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको स्टार लगा दे रहे हैं, कम से कम उन सभी टॉपिकों पर थोड़ा सा अपना गहन अध्ययन, गहन शैली को डेवलप कीजिए। और सारा प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए ओपन रखे हैं, तो आप लोग कीजिए। अभी जी 1 सर। महीना एकदम मेहनत कीजिए। 1 महीना कह रहे हैं, 15 दिन इधर हो गया, हो सकता है नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक तक कीजिए, आ जाए रिजल्ट। तब तक इधर कितना है, 20 हो गया, 10 दिन इधर बचा हुआ है, और 5-6 दिन उधर मान लीजिए, उसके 15 दिन एक्स्ट्रा एक और जोड़ दीजिए, तो कुल मिलाकर 20 से 25 दिन आपके पास समय है। जितना निचोड़ सकते हैं निचोड़ लीजिए, खुद को इस बार मेहनत करके सिलेक्शन ले लीजिए, और उसके बाद जो करना हो करते रहिएगा, ठीक है ना? जी सर। नहीं तो बात बनाते बनाते ना जीवन बीत जाता है लोगों को। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जान रहा हूँ ना, जैसे आप लोग नहीं समझ पाए वो कितनी बातें बनाते हैं, पर सिलेक्शन के नाम पर क्या हम बोले उन लोगों को, छोड़ दीजिए। बस इतना ही समझ लीजिए, हवाबाजी इतना बांधेंगे स्टूडेंट के साथ कि चीज़ें, पर डाटा फैक्ट के बात करें तो उनका डाटा फैक्ट कहीं निकलेगा ही नहीं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, और कुछ नहीं करना आप लोगों को, बस इतना करना है, एक्टिव होकर काम करना है। कोई टॉपिक दिया गया है तो इसका मतलब उसको हल्के में केवल लेकर नहीं निकल जाना कि हम खाना पूर्ति कर, सर ने ग्रुप में भेज दिया क्वेश्चन है, 2 टॉपिक दे दिए हैं, तो क्या करना है, उसको बस देख कर आ जाना है। उसका डीप एनालिसिस कीजिए। अगर 2 घंटा भी उस पर डीप एनालिसिस करते हैं तो पूरा नस नस उसका टूट जाएगा। आप लोग को नहीं लगता, आप लोग इतना चीज़ों को पढ़ कर आए हैं, मेंस निकलेगा आप लोगों को, तो आपको अगर डीप एनालिसिस करिएगा तो नहीं लगता उस टॉपिक का नस नस निकाल दीजिएगा आप लोग?
जी सर। कितने लोगों को कितने लोगों को डाउट लगता है कि नहीं हो पाएगा? हो जाएगा सर। तो ये प्रयास कीजिए। और मेरा बस इतना ही कहना रहता है कि आप अगर हमारे पास आए ना, तो उन गलतियों को मत कीजिए जो और जगह हो रहा है। नहीं तो एक बच्चा आज मैसेज किया मुझे कि सर मेरी कॉपी जांच दीजिएगा तो हम आपसे एडमिशन, आपके यहाँ एडमिशन लेंगे। तो बोले उसका नंबर हम ब्लॉक कर दिए। सोच लीजिए हम उस टाइप का आदमी है। तो ये सब चीज़ें सोचिए कि अगर करेक्टर लेके चल रहे हैं, ऐसा अगर ले रहे हैं तो कुछ दावे के साथ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आपको उस अनुसार से मेहनत करना है। सारी चीज़ें बंद है मेरे यहाँ भी ना। मेंस का आंसर राइटिंग में ढंग से करवा पा रहा हूँ। कल से उनका 24 से स्टार्ट होगा। मटेरियल उनका नहीं जा पा रहा है क्योंकि सारा दाव आप लोग लगा रखे। इस बार मेहनत कर दें, 1 महीना आप लोग सबका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सर। बाकी चीज़ें है ना, वो 10 दिन के बाद उन लोगों को मैनेज कर लेंगे। पर 10 दिन आप लोग का साथ छूट गया, नहीं तो कर पाए, तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। जो हाथ से निकल जाएगा आप लोग का भी, चीज़ें परेशान हो जाइएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। आप लोग भी अपने स्तर से डीप एनालिसिस करके आइए, ठीक है ना? बाकी तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। मैं अपने स्तर पर, हमारी टीम अपने स्तर पर करेगी। ओके ठीक है सर। ना? चलिए तो ठीक है, कल मिलते हैं सर। फिर। कल है आप लोगों का वशिष्ठ सम्राट जी आएंगे। तो क्वेश्चन आप लोग पहले से बना के रखिएगा। और क्वेश्चन ऐसा बनाइए कि उनको भी पसीना उतर जाए। ठीक है ना? एक बार क्वेश्चन इस क्वेश्चन बनाएंगे। क्या एक बार हिंट दे दीजिए ना सर, किस टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे? सिचुएशनल बेस्ड? जो प्रोफाइल उनका दिया हुआ है ना, देखिए ना, प्रोफाइल ग्रुप में शेयर किया हुआ है। तो किस में एक्सपर्टीज है वो, उस प्रकार के क्वेश्चन बनाइए। कुछ क्रॉस क्वेश्चन बाद में आप लोग पूछिएगा जब सारे क्वेश्चन का जवाब दे देंगे वो ना। तो आधा घंटे का 1 घंटे का रखेंगे उनका, आधे घंटे कम से कम क्रॉस क्वेश्चन कुछ कुछ निकलेगा, बताने के बाद उसको पूछिएगा आप लोग। पर शुरुआत में ना चीज़ें इसी तरीके से कीजिए। अब वो मेहनत करके आएंगे सोनू जी जैसा, फिर आप लोग ऐसा सवाल जवाब मत कीजिएगा, ताकि है ना उनको भी लगे कि नहीं हम अपना टाइम दे रहे हैं, तो वेस्टेज चला गया। मतलब जो जिस हाँ चीज के एक्सपर्ट जिस क्षेत्र के रहेंगे उसी क्षेत्र से हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे। हाँ, मान लीजिए अपने प्रशासन उसका क्या प्रयोग कर सकते हैं, उनके एक्सपर्टीज को, जो उनका एक्सपीरियंस है, जो अभी तक गेन किए हैं। अगर मान लीजिए आपको उस पद पर बना दिया जाए, उस तरीके से काम किया जाए, तो कैसे आप काम कीजिएगा? उस प्रकार का क्वेश्चन क्रिएट कीजिए। तो सर रियलिटी से बात करना है, जैसे कि एक्सपीरियंस उसका उनका क्या रहा, हम लोग उनसे क्या सीख सकते हैं। हाँ, क्या सीख सकते हैं? मान लीजिए वो पहले अपने बारे में सब कुछ बताएंगे कि हम क्या क्या काम किए, कैसे काम करते, प्रशासन में कैसे हम काम कर रहे थे, प्रशासन के साथ कैसे काम कर रहे हैं, एनजीओ के तौर पर कैलाश शतार्थी के साथ हम काम करें, तो कैसे हम संस्था बेहतर कर पा रही, राज्य उसके पीछे क्यों अपना एसेट लगा रहा है। ठीक है ना? तो इस तरीके का जब आएगा तो आपको, मैंने बताया ना, प्रशासन में नागरिक उन्नयन के साथ नागरिक सहयोग के बिना काम कर लीजिएगा आप? नहीं सर, वो तो टीम वर्क के हिसाब से ही होता टीम वर्क होता तो उनकी जरूरत पड़ेगी, उनको, उनके जैसे 1000 लोगों की आपको अपने प्रशासन के दौरान, अपने जहां आप जिस क्षेत्र में रहेंगे, नागरिक समाज में बेहतर लोग जो काम करते हैं, तो वो कैसे काम करते हैं सरकार के साथ। अगर आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में वही नागरिक जो व्यक्ति है वो आपको सपोर्ट करेगा। तो उस तरीके का क्रिएट कर लेना है अपने अपने दिमाग में कुछ कुछ क्वेश्चन, उनसे पूछना है जब वो बताएंगे। ठीक है ना? अब है। जी क्वेश्चन सर। बनाइए। पहले क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिएगा ना, ग्रुप में जाएगा 20-25 क्वेश्चन आएगा ग्रुप में, ऑटोमेटिक सबका क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको कैसे काम करना है। और मेरा यह मानना है ना, जो टीम मेरे पास आएगी, जो भी लोग आएंगे उनको निचोड़ के भेजिए, कि उनको भी लगेगा अगले बार हम आए ना तो और भी हमको मेहनत करने की जरूरत है। तो देखिए कितना अच्छा बेस्ट आप लोग तैयार होके जाइएगा, क्योंकि अब सर मैं किताबी ज्ञान। हाँ बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर वो एक क्वेश्चन है जिसको मैं कंक्लूड नहीं कर पा रही हूँ। जैसे कि सर हम्म, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, तो सर हम्म, इसके अंतर्गत पैसा देने की बात है, ठीक है, वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सही है। लेकिन सर हम्म, जिस समय दिया गया हो उसके साथ इलेक्शन का कुछ वो चल रहा है, जैसे फ्रीबीज टाइप का। तो सर हम्म। इसको हम कैसे काउंटर करें? क्यों कि सामने वाले हो सकते हैं कि इंटरव्यूअर दबाव कल बनाए। कल कल का लिस्ट में फ्रीबीज का टॉपिक है, तो आपको कल ही कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना? फ्रीबीज वाला
जी सर, कल इस पे ओके। फ्रीबीज का जाएगा तो हम उस पर चर्चा कर लेंगे। अब उस पर बताने के लिए पहले फ्रीबीज का कॉन्सेप्ट बताना, सरकार कब फ्रीबीज आपको दिख जाता है, कब कोई योजना फ्रीबीज नहीं दिखता, सब कुछ स्पष्ट करना होगा ना। जी सर, ऑटोमेटिक आप क्रिएट कर लीजिएगा, फ्रीबीज का भी एक टॉपिक है। तो ओके कल ओके आप लोग तैयार रहिएगा, टाइम से आ जाइए सभी लोग, और क्वेश्चन को पहले ग्रुप में शेयर कर देना है, ठीक है ना। जी ताकि जी वो सर, कल कितने बजे तक शेयर कर दीजिए, कम से कम आप लोग कल 12 बजे से पहले कर दीजिए, ताकि वो 2-4 घंटे में तैयार कर लें। क्योंकि वो क्लास ले रहे होंगे, सीधे आएंगे और सीधे हम 9 बजे बैठ जाएंगे इधर ही, तो उसी बीच में वो कर पाएंगे ना। चलिए तो ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सर, सर। गुड नाइट सर। थैंक यू, गुड नाइट।